आज मैं जो भी कुछ कराऊंगा वो ग्राफ से रिलेटेड होगा। ग्राफ मैंने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, फिर भी आज मैं ग्राफ को स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करूंगा। क्लियर है? तो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए, हल्का सा रिवाइज भी हो जाएगा। ग्राफ में बच्चा आप लोग देखते हो, जब भी हम कोई ग्राफ स्टडी करते हैं, तो ग्राफ में आपको क्या देता है, लाइक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और ऐसे बहुत सारे ग्राफ पूछता है जिसको रिलेट करके दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, तो रिलेट करना तो बाद में होगा, क्योंकि आज ग्राफ का मैं मान के चलता हूं पहला क्लास है, मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिखा दिया है, फिर भी आज मैं फिर से आपको ग्राफ को छोटा सा रिवीजन देकर के आगे बढ़ूंगा। तो याद रखना क्या क्या होता है, कैसा प्रोसेस। पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ को देख करके पहचानना सीखेंगे कि ये किस तरह के मोशन का ग्राफ है। मैं ग्राफ को 3 स्टेप्स में कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1 के ग्राफ को देख करके पहचानना होगा कि किस तरह के नेचर का, किस टाइप के मोशन का ये ग्राफ है। जब आप ग्राफ को देख करके पहचानना सीख जाओगे तो आप क्या करोगे, फिर आप ग्राफ ड्रॉ करना सीखोगे। किसी भी कंडीशन का आपको कंडीशन दिया जाएगा, उस कंडीशन को सोच करके आपको क्या करना है, माइंड में रिलेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, उसके बाद फिर क्या करना है, इसको ग्राफ ड्रॉ कर देना है। ठीक है, रिलेट करके। और थर्ड स्टेप में क्या सिखाएंगे कि एक ग्राफ को देख कर कंडीशन समझना है, और उस ग्राफ के कंडीशंस को समझ के उससे रिलेटेड कोई और ग्राफ, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो उसको देख करके आप उसी केस का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, और उसी केस का, सेम केस का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। क्लियर बच्चा लोग? तो आइए आज हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पहला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, याद रखना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ो, या किसी भी तरह का ग्राफ पढ़ो, आप जब ग्राफ पढ़ रहे हो तो उसका ग्राफ आप एक्स या वाई में रिप्रेजेंट करते हो, है ना, एक्स या फिर वाई में। ध्यान दो, सपोज कर लो कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब ये जिसका भी ग्राफ हो, बहुत से बच्चों को सवाल ये भी होता है कि सर जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के भी जब कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऑलवेज एक्स एक्सिस पे टाइम आता है, और वाई एक्सिस पे अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट गया, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी गया, और अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन गया। तो फिलहाल अभी डिस्प्लेसमेंट है, मैं शॉर्टकट में इसको DIS लिख रहा हूं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, चलो आप लोग को आवाज अच्छे से मिल रहा है, साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर साउंड है, एक बार ओके कर दो, साउंड और पिक्चर क्लियर है। तो किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो आप लाइव चैट में लिख दो, फटाफट लिख दो, मैं आपको ध्यान देता हूं कि बच्चे क्या लिख रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, अभी देखते हैं। तो फिलहाल ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट यहां है, टाइम यहां पे क्यों है, इसका रीजन ये है बच्चा लोग, टाइम कभी भी डिपेंड नहीं करता है डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट हो ना हो, टाइम 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड होता जा रहा है। देखो टाइम जो है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन वक्त के साथ इंसान बदलता है, वक्त के साथ हालात बदलता है, वक्त के साथ ये डिस्प्लेसमेंट भी बदलता है। देयरफॉर ये डिस्प्लेसमेंट जो है एक पोजीशन है जो टाइम के साथ चेंज हो सकता है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन टाइम। देयरफॉर वाई एक्सिस में वो फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं हम लोग जो डिपेंडेंट हो। तो वाई एक्सिस में किसको लेंगे, जो डिपेंडेंट है, और एक्स में किसको लेंगे, जो इंडिपेंडेंट है। आज के बाद जब भी कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस में उनको लेंगे जो है इंडिपेंडेंट, है ना। तो टाइम इंडिपेंडेंट है और डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे अरेंज किया है। अब पहले आपको क्या करते हैं, हम एक ग्राफ दिखा देते हैं, उसके बाद फिर बाकी बात कर लेंगे। सपोज कि एक ग्राफ यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको, ये ग्राफ देखो। ठीक है, ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ को देख कर पहचानना है कि किस तरह के मोशन का ग्राफ है। हम इस बात को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से आप लोगों के सामने, लेकिन ग्राफ को हम पहचानेंगे कैसे। याद रखना, ग्राफ को सबसे अच्छे तरीके से समझने का तरीका होता है प्लॉटिंग। क्या होता है, प्लॉटिंग। प्लॉटिंग कैसे करेंगे, देखो, क्योंकि ये ग्राफ आपको मालूम होता है, कई पॉइंट्स को मिलाने के बाद ग्राफ ड्रॉ होता है। आपने क्लास 9-10 में ग्राफ को ड्रॉ करना सीखा होगा, और वहां पे आपने सीखा था कि कई पॉइंट्स को जब हम लोग कलेक्ट करते हैं और एक लाइन में मिलाते हैं तो क्या ड्रॉ होता है, एक ग्राफ ड्रॉ होता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे कई पॉइंट्स होगा, हालांकि मैंने ये पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दिया है, फिर भी मैं आज इसको एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से देखो, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लैप्स नहीं होगा आप लोगों का, और टॉपिक रिलेट करना है मुझे, इसलिए मैं पीछे टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, 3 मैंने पॉइंट्स दिखाया है। अब देखना, जब आप प्लॉटिंग करते हो तो प्लॉटिंग के हेल्प से आप बहुत कुछ फाइंड कर लेते हो। लेकिन प्लॉटिंग के हेल्प से किसी भी ग्राफ में आप जब प्लॉटिंग करोगे तो वही चीज आप फाइंड कर सकते हो जो ग्राफ में दिया है। जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो प्लॉटिंग से आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम पता कर सकते हो, वेलोसिटी का पता नहीं कर सकते हो। ठीक है, वेलोसिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो सर अगर इस केस में मुझे
वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन डिटरमाइन करना होगा, तो फिर कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो ये बात बाद में, पहला हम क्या देखेंगे, जब भी कोई ग्राफ दिया होगा तो उस पर प्लॉटिंग करो। प्लॉटिंग करने से वो जिसका ग्राफ है उसके बारे में तो पता चल जाता है। तो और देखो यहाँ पे ये रेड पॉइंट पे देखो, यहां से स्टार्ट हुआ 0 1 2 3 4 5 6 है ना, ऐसे टाइम इंक्रीज होगा इधर, और इधर आएंगे तो डिक्रीज होगा, इंक्रीज डिक्रीज। ओके, और ग्राफ याद रखना, ग्राफ में टाइम हमेशा आगे जाता है, टाइम कभी पीछे नहीं आता, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता। जो वक्त बीत चुका आप पीछे नहीं जा सकते हो, इसलिए टाइम में ग्राफ कभी पीछे नहीं आ सकता है, मतलब नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये मैंने आपको लेक्चर शायद 1 और 2 में समझाया होगा, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, आप पिछला लेक्चर देख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव नेगेटिव है, हाँ पहला लेक्चर ही है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। तो इसका ग्राफ ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। ओके, आ जाओ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 1 2 3 4 और बहुत सारा वैल्यू, 0 1 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड और बहुत सारा सेकेंड, जो भी होगा। ठीक है, तो आ जाओ, पहला आप क्या देख रहे हो, मैं इस जो यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है, इस ग्राफ का जो देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, अच्छा समझना इस चीज को। एक्चुअली मैंने इरेजर सिलेक्ट करके रखा था। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इरेजर सिलेक्ट हो गया है, पेन सिलेक्ट करने दो। हाँ, तो इस पॉइंट पे अभी क्या है कि यहाँ पे टाइम भी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। तो मैं इस ग्राफ का पहले एक कंडीशन ड्रॉ दिखाता हूँ कि कैसा मोशन है। सपोज एक स्ट्रेट लाइन है और ऑब्जेक्ट स्टार्ट कहाँ पर हो रहा है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है 0 सेकेंड पे। ओके, कितना पे, 0 सेकेंड पे, और 0 सेकेंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 सेकेंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। देखो पॉइंट, रेड पॉइंट, कुछ ऊपर नहीं, कुछ भी दाएं नहीं, कुछ बाएं नहीं, तो टाइम भी 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0। ओ अब समझ में आया ये केस कैसा है। तो ये 0 मीटर पे था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये पता चल गया। तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम 0 है, वेलोसिटी क्या होगा सर? सर वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगा, तब तो आगे बढ़ेगा ना, कैसे पता चलेगा सर? छोड़ दो, अभी कंफ्यूजन है। तो अब आगे देखो, इस पॉइंट पे गौर करो आप, इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे इस रेड पॉइंट के यहाँ पे देखो, ये कुछ आगे हो गया, टाइम आगे चला गया। इस रेड पॉइंट के लिए देखो, यहाँ देखो, ये डिस्प्लेसमेंट कुछ ऊपर चला गया है ना। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे डिस्प्ले टाइम आगे हुआ है, तो यहाँ पे टाइम 1 सेकंड मानो, 2 सेकंड मानो, 3 सेकंड मानो, मैं इसको क्या मान लिया, T1 सेकंड। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे T1 सेकंड हो गया, और इस T1 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, S1 है। ठीक है, ओके, तो अब क्या दिखा सकते हो आप, अब आप दिखा सकते हो कि टाइम क्या हो गया, T1 सेकंड हुआ, टाइम जैसे ही T1 सेकंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, S1 मीटर हो गया। अब कॉमन सेंस का बात है, अगर 0 सेकंड पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और T1 सेकंड पे ऑब्जेक्ट यहाँ S1 पोजीशन पे है, तो कॉमन सेंस का बात है उसके पास वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी 0 नहीं होगा, है ना। तो बहुत लोग सोचते हैं ना, इस पॉइंट पे 0 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट भी 0, टाइम भी 0 और वेलोसिटी भी 0। अरे बच्चा, वेलोसिटी 0 होगा तो फिर इसका पोजीशन S1 कैसे होगा? तो वेलोसिटी भी मैंने आपको सिखाया नहीं है, लेकिन इतना मान के चलिए 0 नहीं हो सकता है ना। क्लियर है, इस बात को समझ गए। अब आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है, आगे देखते हैं। तो अब यहाँ देखो, ये क्या हो गया, इस पॉइंट पे, ऐसा बहुत सारा पॉइंट, मैंने सिर्फ 3 पॉइंट दिखाया, 1 2 3। ये पोजीशन क्या हो गया, T2 हो गया, और ये क्या हो गया पोजीशन, ये पोजीशन हो गया S2, है ना। पोजीशन क्या हो गया, S2। तो क्या देख रहे, अरे टाइम बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट और बढ़ गया, तो T2 पोजीशन पे S2, T1 पोजीशन पे S1, है ना। तो अगर बोलेगा ऑब्जेक्ट T1 सेकंड से T2 सेकंड के बीच कितना ट्रेवल किया, देखो T1 सेकंड पे कहां पे था, S1 पे था, और T2 सेकंड पे कहां है, S2 पे है ना। तो T1 से T2 के बीच ये ट्रेवल हुआ, ये मतलब S2 माइनस S1। लेकिन अगर बात करें 0 से, तो 0 सेकंड में कितना था, 0 था। T1 सेकंड में कितना गया, T1 सेकंड में इतना गया। T2 सेकंड में कितना गया, T2 सेकंड में इतना गया। तो पूरे T2 सेकंड में इतना गया, पूरे T1 सेकंड में इतना गया, और T1 से T2 के बीच इतना गया, है ना। तो ये जो S2 है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन T2 सेकंड, ये जो S1 है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन या फिर कवर इन T1 सेकंड, और ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन या बिटवीन T1 से T2 सेकंड के बीच। तो T1 से T2 सेकंड के बीच ये कवर हुआ है। ये फिलहाल इसको दिखा देते हैं हम लोग अच्छे से, इसको देख लो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ गया T2 सेकेंड। ठीक है, ये क्या हो गया, T2 सेकेंड, कितना कवर किया वो, S2 कवर किया। ओके, तो T1 से T2 के बीच कितना कवर किया, ये है S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। क्लियर है, तो ये आपको यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। तो जो ग्राफ है, उस ग्राफ का सिचुएशन आपने क्या कर दिया, यहाँ पे दिखा दिया, आपको समझ आता होगा भाई ये ग्राफ है, मोशन तो ये है, मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, उस मोशन को हम लोग ऐसे देख रहे हैं ग्राफ में। क्लियर है बच्चा, आपको समझ में आ रहा है? समझ में आया तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दो। ओके सर, ठीक है, चलो लिख के भेज दो फटाफट। आ जाओ, आज मुझे टाइम को बहुत सेव करके चलना है, काफी टॉपिक आज मुझे ग्राफ अप्रोक्स कंप्लीट कर देना है। ठीक है, चलो ये आ गया। अब मेरा सवाल होता है कि चलिए सर, प्लॉटिंग से ये तो पता चल गया कि कितने समय पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितने समय पे कितना डिस्प्लेसमेंट है। अब मुझे निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे सर? तो वेलोसिटी निकालने का तरीका है, एक काम करो, आपको मालूम है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मालूम है कि नहीं, है ना? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आप एक काम कर लो, यहाँ पे छोटा सा एंगल दिखाओ। सपोज यहाँ पे मैं एंगल दिखाता हूँ, यहाँ पे
मैं एंगल दिखाता हूँ, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल कितना है, ये थीटा है, ठीक है। तो ये जो थीटा एंगल है वो इस केस के लिए भी थीटा होगा और इस केस के लिए भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि आप इस ट्रायंगल को लो तो इस ट्रायंगल के लिए भी थीटा ही होगा और इस ट्रायंगल के लिए भी थीटा ही होगा, और आप अगर एंगल यहाँ दिखाओ तो भी थीटा ही होगा। मतलब ये जो ग्राफ का जो ऐसे जा रहा है ना, इसका एंगल ना बढ़ रहा ना घट रहा, वो एकदम एक कांस्टेंट एंगल से चल रहा है। क्योंकि अगर यहाँ से आप अगर थोड़ा देर के लिए मान लो कि आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, तो ये एंगल सब जगह, इस स्लोप का सब जगह एंगल क्या है, सेम है, सब जगह एंगल क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल क्या है, सब जगह सेम है, तो इस सारा स्लोप इसी एंगल के अंदर आता है। अगर मान लो ग्राफ कुछ ऐसा होता, ग्राफ कुछ मान लो ऐसा होता, ऐसा ऐसे, इसमें देखो क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है, देखो एंगल बढ़ रहा है, देखो यहाँ एंगल, ये एंगल बढ़ रहा है ना, तो एंगल बढ़ रहा है, इसमें एंगल कम था और एंगल और बढ़ा और उठ रहा है, तो उठने से एंगल, उठने से क्या होगा, ऐसे उठेगा तो एंगल बढ़ जाएगा। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है हम लोग को, इसको मतलब साफ है कि यहाँ पे एंगल क्या है, कांस्टेंट है, पूरे केस में ही एंगल क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है, बात को समझ गए आप लोग ना? तो इसको समझो अच्छे से फिर। तो ये हो गया, अब समझना बात को अच्छे से, मुझे क्लियर करना है, टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है। तो आप लोगों को भागने की कहीं जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं हड़बड़ाऊंगा, कंसेप्ट को क्लियर करके ही आगे जाऊंगा, ठीक है। आज आगे देखो अभी क्या हो रहा है। अब ये टॉपिक जो है आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि भाई बताओ यार, 0 सेकंड में वेलोसिटी क्या था, t1 सेकंड में वेलोसिटी क्या था और t2 सेकंड में वेलोसिटी क्या था। आपने क्या किया, फटाफट इस स्मॉल ट्रायंगल में देखो, स्मॉल ट्रायंगल, इस स्मॉल ट्रायंगल के साथ आप जाओगे तो आप क्या लिखोगे, अगर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, tan में आता है ना, तो लिखो आप इसको tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या आएगा, ये लेंथ, अच्छा ये कितना होगा, s1 के बराबर होगा, ओके s1, ठीक है। बेस क्या हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू t1, ये आ गया, ठीक है, बेस क्या आ गया, t1 आ गया, बेस क्या आ गया, t1 आ गया। क्लियर है। सिमिलरली अब अगर इस ट्रायंगल में देखोगे तो इसका एंगल भी वही है, तो इस ट्रायंगल में आप क्या लिखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब कि ये पोर्शन s2 और बेस क्या हो गया, इसका बेस ये हो गया t2, यहां से आता बेस क्या है t2, पूरा क्या हो गया t2। अच्छा चलो ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप देख रहे हो दो s1 by t1 भी tan थीटा, s2 by t2 भी tan थीटा, देयरफॉर आप फाइनली लिख सकते हो ऐसे, tan थीटा इज इक्वल टू s1 by t1 s2 by t2, ये आप लिख सकते हो ना, ये तो आप जानती हो, इतना इतना तो आपको बेसिक नॉलेज होगा ही, इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। क्लियर है। तो अभी देखो यहाँ पे ये दिख गया। अब आपको पहले से मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वेलोसिटी। देयरफॉर फाइनल कंक्लूजन क्या निकल गया, अच्छा सर क्लियर हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू v2, है ना। तो पहले केस से आपने क्या निकाला, वेलोसिटी v1, दूसरे केस से आपने क्या निकाला, v2, और v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब कि v1 भी tan थीटा, v2 भी tan थीटा, दोनों ही tan थीटा है। इसका मतलब कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, कि जो आप जिस केस में फाइंड करो सब जगह सेम ही हो रहा है। तो इसका आप जो फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे वो क्या निकालेंगे कि tan थीटा, अगर कभी भी आज के बाद याद रखना, अगर कभी भी आज के बाद हम लोग क्या करेंगे, कोई भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ऑलवेज नोन रखना है, इस बात को, ये ऑलवेज आपको नोन होना चाहिए, ठीक है। जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आप जिस भी पॉइंट का स्लोप निकालो, सपोज इस पॉइंट का स्लोप निकाले, इस पॉइंट का स्लोप, स्लोप मतलब पता है क्या होता है, स्लोप मतलब झुकाव होता है। tan थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लोप। क्यों, क्योंकि देखो ये दिखा tan थीटा, ये इसी को बताया ना, ये tan थीटा में एक स्लोप है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये इसका परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर क्या हो गया, स्लोप हो गया, है ना। तो जो स्लोप होगा वो डिपेंड करेगा थीटा पे, और tan थीटा किसके इक्वल हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब वेलोसिटी के। तो अगर tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी 1 वेलोसिटी 2, तो एक बात दिमाग में बैठ गया कि आज के बाद जब भी ht ग्राफ निकालेंगे और ht ग्राफ में जो tan का वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, वो s बाई टी के बराबर होता है, और s बाई टी किसके बराबर होता है, वेलोसिटी। तो आज के बाद याद रखना, आज के बाद याद रखना, जब भी ht कर्व होगा, जब भी ht कर्व होगा, ht कर्व में जो tan थीटा का वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ ht कर्व, इसको क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ ht कर्व, और ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू वेलोसिटी। तो अब तो फिलहाल पता चल गया, आप लोगों के दिमाग में बैठ गया होगा, फाइनली आपको इस चीज को मेमोराइज करा देते हैं कि जब आपको ht कर्व दिया होगा या किसी भी ग्राफ को देगा
तो जिसका ग्राफ होगा प्लॉटिंग से वो चीज फाइंड हो जाएगा, T1 पे S1, T2 पे S2। अब अगर एसटी कर्व में वेलोसिटी निकालना हो तो आप जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे स्लोप निकालो। अगर यहाँ पे निकालना है तो यहाँ का एंगल स्लोप निकालो, यहाँ पे निकालना है तो यहाँ का स्लोप निकालो, यहाँ पे निकालना यहाँ स्लोप निकालो। आप देख रहे हो हर जगह एंगल सेम है थीटा, तो यहाँ का एंगल सेम, यहाँ का एंगल सेम, यहाँ का एंगल सेम। तो जो tan थीटा यहाँ से आएगा वही tan थीटा यहाँ से आएगा और वही tan थीटा यहाँ से आएगा। और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी होता है। और इस केस में हर पॉइंट पे tan थीटा का वैल्यू सेम होगा, देखो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी सेम हो जाएगा। तो दिमाग में बैठ गया, फॉर एसटी कर्व स्लोप ऑफ एसटी कर्व इज इक्वल टू वेलोसिटी, है ना। तो फिलहाल इस केस में आप क्या बोलोगे, चूंकि थीटा कांस्टेंट है सब जगह वेलोसिटी क्या आ गया, सेम आ गया। तो ये नोट पॉइंट हो गया मेरा, ये कैसा मोशन है। तो अगर इसको क्लियर किया जाए थोड़ा सा कुछ आपसे दिखाने के लिए, तो देखिए आपको अच्छे से क्लियर होगा। और तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये ग्राफ, इस ग्राफ को क्या बोलोगे, किस टाइप का ग्राफ है बताओ। ये है कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ। किसका ग्राफ है, कांस्टेंट वेलोसिटी का। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। निकालने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट चेंज ही नहीं हो रहा है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या होता है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। अच्छा, तो नेचर कैसा हो गया, नेचर ऑफ मोशन। इस केस में आप क्या लिख सकते हो, नेचर ऑफ मोशन। तो नेचर हो जाएगा आपको क्या होगा, नेचर ऑफ मोशन। नेचर ऑफ मोशन कैसा होगा, नेचर ऑफ मोशन हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो आप देख रहे हो ना कि कितना आसानी से हम लोग क्या फाइंड कर लिया, हर कुछ फाइंड कर लिए, वेलोसिटी भी फाइंड कर ली, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर लिया, और वेलोसिटी निकल के पता चला कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी निकल गया, है ना। तो ये बेसिक नॉलेज होता है ग्राफ का। अभी मैं आपको बहुत कुछ समझाऊंगा, अगले स्लाइड पे आऊंगा, पहले आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट आप इसको, हेलो सर हिंद सोनू, हाय सर, हाय बेटा हिंद सोनू, कैसे हो, फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे हो लगता है। आपको समझ में आया है बेटा, अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो आप पिछला पिछला टॉपिक देख करके आना है इसको, हाँ, क्योंकि मिड से आप देखोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोगों का हो गया, मैं आगे बढ़ जाऊं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अगले स्लाइड पे आते हैं। तो अब फाइनली हम एक नोट पॉइंट कर लेते हैं, क्या नोट पॉइंट कर लेते हैं, फॉर एनी एसटी कर्व, फॉर एसटी ग्राफ या फिर कर्व, क्या होगा, नोट पॉइंट बना लेते हैं। हालांकि आप देख चुके हैं फिर भी नोट पॉइंट कर लेते हैं। क्या होगा, tan थीटा मतलब स्लोप ऑफ एसटी कर्व इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी। क्या होगा, वेलोसिटी। अब सर वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो क्या कैसा ग्राफ आएगा, ये भी तो सवाल है, भी तो कांस्टेंट है, अगर बढ़ेगा तो क्या होगा। तो इसके अंदर कई केसेस आ जाएंगे। पहला केस नंबर वन, केस नंबर वन, केस नंबर वन क्या, मान लेते हैं ऐसा कि इस केस में थीटा क्या है, कांस्टेंट है। जैसे पिछला केस था, थीटा क्या था, थीटा कांस्टेंट था। तो थीटा अगर कांस्टेंट होगा तो tan थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना। ओके, तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। अच्छा, एसटी कर्व में कांस्टेंट, एसटी कर्व में tan थीटा इक्वल टू वेलोसिटी होता है, और थीटा कांस्टेंट tan थीटा कांस्टेंट, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, देयरफॉर वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगा, देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। ये कंक्लूजन निकल गया, ठीक है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। क्लियर है, जीरो। लेकिन ये तो केस वन हुआ सर, आप केस टू भी तो बता दीजिए। तो केस टू भी देख लीजिए आप, बताना क्या है, बहुत इजी है, आप खुद ही समझ सकते हैं, खुद ही समझ सकते हैं। चलो देखते हैं केस टू। केस टू क्या है, ध्यान दो। केस टू में मैं आप लोगों को दिखाता हूं, केस टू में क्या होने वाला है। मैं ऐसा मान लेता हूं कि थीटा जो है कांस्टेंट नहीं है, थीटा कांस्टेंट नहीं है, तो थीटा क्या दिखाया जा रहा है, थीटा इंक्रीज, कांस्टेंट तो नहीं लेकिन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। अब अगर थीटा बढ़ जाएगा तो एसटी कर्व में tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, वेलोसिटी होता है। थीटा बढ़ेगा तो tan का वैल्यू भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, तो ये भी मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जो नया होता है जिसको मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम होता है, क्लास 10 से जब 11 में आता है तो उसको समझ में नहीं आता है। आपको याद होगा, इतना तो याद होगा, tan 0 इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। फिर इसके बाद tan 30, tan 45, tan 60, tan 90 आप आते हो, है ना। तो देखो यहाँ पे आप देखो tan 90 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बहुत बड़ा वैल्यू होता है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, 0 से 90 बढ़ा या घटा, तो देखो एंगल 0 से 90 बढ़ गया है, एंगल क्या हो गया, बढ़ गया है, और वैल्यू भी क्या हो गया, बढ़ गया है। इसका मतलब क्या, आप क्या देखे कि अगर एंगल बढ़ता है tan वाले केस में तो tan का वैल्यू भी बढ़ जाता है। पहले एंगल 0 था तो tan का वैल्यू 0 था, एंगल 90 हो गया, tan का वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो एंगल बढ़ने से tan का वैल्यू भी बढ़ जाता है। ओ क्लियर हो गया ये बात। अगर क्लियर हो गया
तो फिर मैं आगे बताता हूँ। क्लियर हो गया? तो फिर मैं आगे बताता हूँ क्या बताना है। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको अप्लाई कर देंगे। तो क्या अप्लाई करना है भाई साहब? अगर थीटा इंक्रीज होगा तो थीटा इंक्रीज करने से क्या इंक्रीज हो जाएगा? थीटा इंक्रीज करने से tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। अभी हम दिखाया आपको, ठीक है? तो मैंने आपको इसे दिखा दिया है, हम लोग इसे देख चुके हैं। तो tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। और st कर्व में tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी होता है। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा क्या? या एक्सेलरेशन जीरो होगा क्या? यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है था? एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। और वेलोसिटी का बढ़ना 1 सेकंड में क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ तो कांस्टेंट, तो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड क्या किसी भी सेकंड में नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ही नहीं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ वेलोसिटी बढ़ रहा है, देखो इस केस में एक्सेलरेशन जो आएगा वो जीरो नहीं आएगा। क्या आएगा ये हम लोग आगे देखेंगे, ये आगे रहस्य का बात है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका समाधान करेंगे। लेकिन फिलहाल दिमाग में क्या बैठा, किस केस में वेलोसिटी इंक्रीज होगा। अच्छा, इसका मतलब कि इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि इंक्रीजिंग टाइप का होगा। तो वो आगे हम लोग देख लेंगे। फिलहाल कंक्लूजन निकाल लिए बेटा ना, इसको देख लेंगे हम लोग। इतना पता है कि स्ट्रेट स्लोप ऐसा कांस्टेंट नहीं हो, क्योंकि अगर इस ऐसा अगर कांस्टेंट होगा ऐसा स्लोप तो एंगल तो नहीं ना बढ़ेगा, एंगल हर जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इस ये तो ऐसा ग्राफ नहीं होगा इस केस में। अब इस केस में कैसा ग्राफ होगा एसटी, तो वो भी दिखाएंगे। पहले आगे बढ़ जाते हैं उसके बाद, ठीक है? हम इसको फिर खाली नोट किए आप लोगों के लिए, आगे समझाएंगे, आगे का पार्ट है, आगे आएगा ये, ठीक है? तो ये हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए केस 3, अभी हम लोग केस 2 केस 3 के बारे में आगे और बात करेंगे, इसको ग्राफ दिखाएंगे। केस 3 एकदम आराम से धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ होगा। केस 3, क्योंकि मेरा काम क्या है आपको बेसिक्स लेवल से उठाना। ऐसा ग्राफ करा देंगे ना कि कोई भी ग्राफ देख के आप बोलोगे हमको आता है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब मान लीजिए थीटा डिक्रीज हो गया, थीटा डिक्रीज होगा तो tan थीटा का वैल्यू भी क्या डिक्रीज होगा? क्योंकि इंक्रीज होने से इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होने से डिक्रीज हो जाएगा। ये तो आप देख ही रहे हो, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर थीटा tan का वैल्यू डिक्रीज होगा तो tan का वैल्यू किसके बराबर होता है? st कर्व में इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी जब डिक्रीज होगा तो भी एंगल घटेगा। अब एंगल घटने से ग्राफ कैसा बनेगा st का, ये हम देखेंगे। लेकिन इतना मालूम है कि अगर एंगल घटता हुआ दिखेगा ग्राफ में तो समझ जाएंगे इस बात को कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो इस दो पॉइंट को आप याद रखोगे, आगे अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए पहले बता दिए यहीं पे, ठीक है? तो अगर एंगल इंक्रीज st ग्राफ में एंगल कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और st ग्राफ में अगर एंगल इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। और अगर st ग्राफ में अगर एंगल डिक्रीज करेगा, घटता हुआ नजर आएगा, तो वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। और वेलोसिटी का डिक्रीज होना क्या कहलाता है बेटा? एक्सेलरेशन कहलाता है या रिटार्डेशन कहलाता है? आंसर क्या होगा सर? इसको कहते हैं हम लोग रिटार्डेशन। तो इस केस में रिटार्डेशन कांस्टेंट होगा या नहीं होगा? फिलहाल जो भी होगा, यहाँ पे ए से एक्सेलरेशन था, अब ए से क्या है? रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन होगा, वो जीरो नहीं होगा। रिटार्डेशन कुछ ना कुछ होगा, वो जीरो नहीं होगा। ए यहाँ पर क्या था? एक्सेलरेशन था, ठीक है? एक्सेलरेशन था। लेकिन ए यहाँ पे क्या है? ए यहाँ पर है रिटार्डेशन। यहाँ पर क्या है? रिटार्डेशन। क्लियर है? तो ये सब चीज आपको नोन होना चाहिए। बहुत इजी वे में समझा रहा हूं मैं, होप है आगे जब आप ग्राफ देखोगे तो क्लियर भी हो जाएगा। तो ये कंडीशन वेरी इंपोर्टेंट में आएगा। इसको आप अगर अच्छे से करते हो तो फिर आपका नैया पार लग जाएगा ग्राफ में पार लग जाएगा। फटाफट अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर कोई बच्चा नया दिख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक सब्सक्राइब शेयर करे, और इस वीडियो को या इस लेक्चर को इतना फैलाए कि देश का हर बच्चा इस वीडियो को देख ले और ग्राफ बनाना सीख जाए। फिलहाल आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम चलेंगे अपने अगले लेक्चर की तरफ, ठीक है? तो आइए, आपका स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखना क्या है, मैंने अभी तक आपको एसटी ग्राफ दिखाया। अब कुछ एसटी ग्राफ देखते हैं जिसको देख के हम और एसटी ग्राफ के बारे में डिटेल जान जाएंगे। पहला क्या दिखाते हैं हम आपको, देखिए यहाँ पर ये ए नंबर, ये ग्राफ देखो, मैं कई ग्राफ को यहाँ पे दिखाऊंगा आपके सामने। बी नंबर, या फिर एक काम कर लो, यहाँ पे मैं लिख लूंगा, ठीक है? बी नंबर, सी नंबर और लास्ट डी नंबर, ठीक है? चलिए, ये सभी ग्राफ है, सभी एस टी का कर्व है, तो यहाँ पे एस और टी लिख देना बेस्ट होगा। एस और टी, और ये एस और ये टी, और फाइनली ये भी एस और ये भी टी। क्लियर है? समझ में आ गया? अभी ग्राफ दिखाते हैं। अभी यहाँ पे कैसा कैसा ग्राफ दिया हुआ है, तो देखो पहला ग्राफ जो दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये तो आप देख चुके। दूसरा ग्राफ जो दिया हुआ कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये भी आप समझ सकते हो। तो तीसरा ग्राफ जो दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है? वो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है? और लास्ट ग्राफ जो दिया हुआ है ऐसा दिया हुआ है, ठीक है? ये 4 ग्राफ आप देख रहे हो, ठीक है? आपके सामने 4 ग्राफ्स दिख रहे हैं। आपको ग्राफ देख के बताना है किस टाइप का मोशन है। तो देखो,
मैंने आपको समझा दिया, स्लोप देखना आप समझ गए हो, तो आप सिंपल एसटी ग्राफ में क्या लगाओगे, स्लोप का कंसेप्ट लगा दोगे और सॉल्व कर लोगे। तो आपको मालूम है कि फॉर एसटी कर्व, किसी भी कर्व के लिए tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। देखियो बच्चा लोग, फिजिक्स इजी लग रहा है, मैं एकदम धीरे धीरे बोल रहा हूँ, समझा समझा के, जल्दी 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 जल्दी, मुझे कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, एकदम समझा रहा है। मैं चाहूँ धड़ 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 गोली चला कर निकल सकता हूँ, लेकिन गोली नहीं चलाना है। अगर मैं गोली चलाऊंगा तो आपसे कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, कंट्रोल करना है अपनी गोली पे, तो फिर आपका गोली चलने वाला है, ठीक है। अब आज ध्यान दो, ये ग्राफ तुम लोग पढ़ चुके सर, ये बात बोलने का जरूरत नहीं है, हम समझ गए। इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है और इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। यहाँ पे देखो एस जीरो से स्टार्ट हो रहा है और टी भी क्या है, जीरो है, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो है, जिसको बोलेंगे हम लोग कैसा मोशन, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। कैसा मोशन का ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ओके, ये तो क्लियर हो गया। ये ग्राफ भी सर जो देख रहे हो, ये इसके जैसा ही है, बस फर्क क्या है कि इसका इनिशियल पॉइंट नीचे था और इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ऊपर है। तो इस चीज को अगर नीचे उतार दो तो ऐसा ही दिखेगा ना, लेकिन नहीं, नीचे ऊपर चढ़ा दो तो फिर ऐसा से ऐसा बन जाएगा। तो चूंकि इस केस में एंगल यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये भी क्या होगा, इस केस का वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये तो श्योर होगी, वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चूंकि वेलोसिटी नहीं है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन इसका एक चीज आप देख रहे हो, यहाँ पे आप गौर करो, यहाँ पे टाइम क्या होगा, इसके नीचे उतरो, टाइम टाइम जीरो है, लेकिन 0 सेकंड पे ग्राफ पहले से ऊपर भागा हुआ है। पहले इस केस में क्या था, 0 सेकंड पे यहीं से स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ पे टाइम जीरो और एस भी जीरो है। लेकिन इस केस में नीचे उतरो, नीचे उतर टाइम, अच्छा टाइम तो जीरो है, लेकिन एस कुछ ना कुछ है। तो इसका मतलब कि 0 सेकंड पे ही पहले से ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेस कर चुका था, मतलब उसके पास कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था, लाइक एस नॉट मान लिया। इसको दिखा कर सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो, मैं दिखाता हूँ कैसे दिखाना है। सपोज आपने क्या किया कि जब देखना स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट बेचारा स्टार्ट यहां से हुआ था, लेकिन आप जब देखना स्टार्ट किया t=0 सेकंड पे, तो आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट कहां पर है, ये पहले ही इतना चल चुका है, इतना वो आगे जा चुका है, इतना, मतलब आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है। तो आप बोले अरे यार, जब हम देखे ना पहले से इतना चल चुका था, यहाँ के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इतना वो आ चुका था। तो आप जब देखे 0 सेकंड पे, तो इतना वो कवर कर चुका था। लेकिन आप जब यहीं से देखते तो उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होता और टाइम भी क्या होता, टाइम भी जीरो होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे टाइम तो स्टार्टिंग जहां से हम देखना स्टार्ट करते हैं बेटा ना, कहते हैं टाइम जीरो का मसला क्या होता है, तो टाइम जीरो का मसला ये होता है कि जहां से हम देखना स्टार्ट करते हैं टाइम वहीं से जीरो, टाइम कभी जीरो नहीं होता, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। लेकिन जहां से हम देखते हैं वहां से जीरो होता है, ठीक है। तो टाइम का जीरो होना पॉसिबल है, जीरो मतलब होता है कि आप वहीं से स्टार्ट करें। तो आप जब देखे रे, हम तो इसको यहीं से देखें, यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं से स्टार्ट हुआ, लेकिन इतना वो चल चुका, हम देखे ना तो इतना वो चल चुका था। तो इसको हम ग्राफ में ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद वो कैसे जा रहा है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, टिक 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 टिक, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चलता जा रहा है, चलता है। वेलोसिटी क्या, कांस्टेंट, मतलब कि ना इंक्रीज कर रहा ना डिक्रीज कर रहा, वो एकदम, सपोज ये ओरिजिन है, जब किसी ने देखा मुझे, तो मैं यहाँ पे पहले से इतना कवर कर चुका था, उसको ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मैं चल रहा हूँ, धीरे धीरे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते चला जा रहा हूँ, तो है ना। तो ये मोशन कैसा है, बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे टाइम इंक्रीज हुआ तो डिस्प्लेसमेंट और इंक्रीज हुआ, टाइम इंक्रीज हुआ डिस्प्लेसमेंट और इंक्रीज हुआ, टाइम और इंक्रीज हुआ डिस्प्लेसमेंट और इंक्रीज हुआ, लेकिन स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ डिस्प्लेस था। तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन स्टार्टिंग डिस्प्लेसमेंट जीरो है और जीरो नहीं है, और यहाँ पे जीरो है। क्लियर है, बात समझिए। अब इसको देखो, ये क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जा, इसका तो स्लोप था, इसका स्लोप था, जा, ये तो सो ही गया, इसका स्लोप ही नहीं है, ऐसे लेट गया, ऐसे था ना पहले, देख रहे हो पहले ऐसे था, अब पूरा लेट गया, तो एंगल क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब कि एक्स से कोई एंगल ही नहीं बना रहा। ओ समझ में आया। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में बेचारा का थीटा ही क्या हो गया, थीटा ही जीरो हो गया। अरे यार, थीटा जीरो हो गया, तो अगर फॉर्मूला यूज किया जाए तो फॉर्मूला के हिसाब से tan जीरो क्या होता है, जीरो। तो इसका अरे यार वेलोसिटी इसका जीरो होगा, यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कितना इजी है, समझ में आ रहा बात, बहुत इजी है। वेलोसिटी जीरो, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो होगा, मतलब उसका वेलोसिटी या स्पीड है ही नहीं, तो खड़ा रहेगा, चलेगा ही नहीं। जहां जब देखिए जहां पे था वहीं पे रहेगा। अब जब देखे कि वो t0 सेकंड में आप देखिए कि वो 1 मीटर पे था, तो 1 मीटर पे, फिर 1 मीटर पे, फिर 1 मीटर पे, या आप देखिए कि 0 मीटर पे था तो 0 मीटर पे, 0 मीटर पे, 0 मीटर पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे पॉइंट जो है 0 सेकंड पे कुछ है, कुछ हाइट पे है, मतलब कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ है। और जब आप बाद में देख रहे हो टाइम बढ़ गया, अभी भी वो वहीं पे है, टाइम और बढ़ गया, अभी भी वहीं पे। तुम क्या देखो, जीरो से टाइम t1 सेकंड हो गया, लेकिन अभी तक एस नॉट पे है, t2 हो गया, अभी एस नॉट पे, मतलब कि तुम अगर यहाँ पे देख रहे हो तो t0 सेकंड पे देखे तो भी एस नॉट पे, t1 पे देख रहे तो भी एस नॉट पे, t3 पे देख रहे तो भी एस नॉट पे, मतलब कि जहां पे देखे वहीं पे रह गया। इनिशियली जहां डिस्प्लेस था, लेकिन उसके बाद देख रहे हैं डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा, लगातार उसी पोजीशन पे है। तो उसका ग्राफ ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं आ रहा, मतलब पोजीशन ना तो बढ़ रहा ना ही घट रहा, वो कांस्टेंट उसी जगह पे खड़ा है चुपचाप। मतलब कि बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। वो तो देख के ही लग रहा थीटा जीरो तो वेलोसिटी जीरो होगा, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया एट रेस्ट। किसका ग्राफ होगा, एट रेस्ट का ग्राफ। क्लियर है।
लास्ट ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ सकता है, पूछता भी है। तुम इसको देखोगे ना तो ये कैसा फील होगा आपको, ऐसा लगेगा कि बड़ा खतरनाक चीज है। कैसे? अगर आप प्लॉटिंग देखो, मैंने बताया ना प्लॉटिंग दिखाने से बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है, अगर प्लॉटिंग नहीं दिखाना है तो आप एक काम और कर सकते हो, एंगल देख सकते हो, एंगल। ये बेचारा ऐसे था, ये बेचारा ऐसे था, ये बेचारा पूरा ऐसे था, ऐसे लेटे गया और ये पूरा सीधा खड़ा ही हो गया, देखो पूरा सीधा खड़ा हो गया। तो ऐसे से लेटा हुआ था, ऐसे सीधा, तो ये ऐसे ऐसे से अगर वो कोई ऐसे हो जाएगा ग्राफ का स्लोप, तो क्या बोल रहा है यार 90 डिग्री का पूरा स्लोप बना है, 90 डिग्री। अच्छा अच्छा, तो इस केस में हम क्या देखें, ये जो ग्राफ है एसटी कर्व, थीटा फॉर दिस ग्राफ विल बी 90 डिग्री, देयरफॉर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल बी इंफिनिटी। इंफिनिटी क्यों? क्योंकि जो स्लोप होता है, स्लोप होता है tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी, है ना, और थीटा इज इक्वल टू 90, और आपको मालूम है tan 90 का वैल्यू क्या होता है, इंफिनिटी। तो वेलोसिटी पे क्या आ गया, इंफिनिटी, इनफाइनाइट वेलोसिटी, इतना ज्यादा वेलोसिटी कि आप बता भी नहीं सकते हो कितना ज्यादा, डिफाइन ही नहीं कर सकते, अनडिफाइन हो गया। इसको आप समझने का कोशिश करो कि इसका मतलब क्या हो गया। मतलब ये हो गया कि जब आप देखे किसी टाइम पे, सपोज आपने देखा टी नॉट सेकेंड पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, S1 था, सपोज S1 था। फिर देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, H2 हो गया है, लेकिन टाइम अभी भी क्या है टी नॉट। अरे यार ऐसा कैसे हो गया? फिर देखो टाइम, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, S3 हो गया है, लेकिन टाइम अभी भी क्या है, ना दाएं गया ना बाएं, ग्राफ ना दाएं जा रहा ना बाएं जा रहा, उसी जगह पर अटका हुआ है। मतलब कि टाइम एक ही टाइम में वो यहाँ पे भी है, वहां पे भी, सेम टाइम में वो अलग अलग जगह पे है। अरे यार यहाँ से यहाँ जाने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, सेम टाइम में ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है जब उसके पास इन्फिनिटी वेलोसिटी हो, इतना ज्यादा वेलोसिटी हो कि एक टाइम में सब जगह लगे। जैसे एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा मैं, समझना। देखो आपको ऐसा लगता होगा ना कि एक ही टाइम में फिंगर यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि एक ही टाइम में जो वेलोसिटी यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप देख नहीं पा रहे हो, या तो यहाँ है या तो यहाँ है, लेकिन इतना जल्दी जल्दी कर रहे हैं इस चीज को कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि सब जगह पे है ना? ये चीज समझ। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसको इनफाइनाइट वेलोसिटी, जैसे क्रिश में देख रहे थे, क्रिश वो भी इनफाइनाइट नहीं था, शक्तिमान क्रिश वो वहां भी इनफाइनाइट नहीं होता, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं, तो हुआ कैसे? ठीक है, तो फिर भी ये चीज है जो आप जो समझ गए हो, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये इनफाइनाइट है, ये इम्पॉसिबल ग्राफ, आप इसको बोल सकते हो इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्लियर है? ग्राफ का बेसिक्स था ये, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को मैंने कंप्लीट किया आज। आप इसको फटाफट नोट कर लो, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बच्चा लोग मजा आ रहा है? ग्राफ में बहुत सारे बच्चों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर ग्राफ से कुछ समझ ही नहीं आता है। तो जिनका ग्राफ में प्रॉब्लम होगा ना, उनका प्रॉब्लम सारा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। पहले आप देखिए, मैं ऐसा ग्राफ सिखाऊंगा ना, एक ग्राफ आप खुद देख करके बाकी चैप्टर्स में जो ग्राफ है ना, आप उसको भी रिलेट करके सॉल्व कर सकते हो। पहले भी अभी सिर्फ ग्राफ पहचाना सीखो, उसके बाद में इसका ग्राफ का जो ऑपरेशन करना है ना, इसका हार्ट निकालना है, इसका किडनी निकालना है, इसका लिवर निकालना, सब निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, और निकाल के आप लोग अपने में लगा लेना, ताकि ग्राफ को फील कर सको, है ना, ग्राफ की धड़कन आपके दिल में धर के। चलो हो गया, अगले पॉइंट पे आते हैं। अब बारी हम लोग का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब क्या बारी है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आइए देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। सेकेंड, आज का अगला ग्राफ देखते हैं हम लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप लोग को मालूम है कि अगर स्लोप दिया हुआ हो, टी फॉर टाइम हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पे वेलोसिटी। वेलोसिटी देख लिए, आप इस कंडीशन का एक एक्चुअल मोशन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, आप खुद करेंगे। फिलहाल अभी मैंने एक पाथ ड्रॉ कर दिया, मोशन कैसा होगा देख लेंगे। मैंने क्या सिखाया था कि जिसका ग्राफ दिया होगा, अगर प्लॉटिंग करेंगे तो प्लॉटिंग से क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो वीटी निकल जाएगा। बाकी जो चीज नहीं दिया वो कैसे निकलेगा, वो समझ लेंगे आगे। जैसे तो चलो 3 प्लॉटिंग कर लेते हैं, इसका भी जैसे पहले किए थे 3 प्लॉटिंग्स। इसका देखो यहाँ पे देखो टाइम 0, और यहाँ पे यहीं पे है वेलोसिटी भी 0। अच्छा, ये जैसा भी मोशन है उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अच्छा, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है
t 0 सेकेंड पे और इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। और अगर इसका वेलोसिटी इंक्रीज ना हो, मतलब कि 0 से 1 और 2 3 4 ना हो, तो फिर ये आगे नहीं बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी लगातार 0 रहेगा तो रुका रहेगा चुपचाप। लेकिन नहीं, आगे आप क्या देख रहे हो, आगे कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ डिफरेंट हो रहा है। यार यहाँ पे क्या हुआ, देखो 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 देखो, अरे टाइम बढ़ गया, कितना हो गया t1। लेकिन इस पॉइंट के लिए अरे वेलोसिटी भी बढ़ गया, कितना हो गया, मान लो 0 से बढ़ के v1 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ देखो ये गया, ये गया t2 हो गया। अब यहाँ वेलोसिटी क्या हो गया, v2 हो गया। क्या हो गया, v2 हो गया। टाइम t2 वेलोसिटी v2, टाइम t2 वेलोसिटी v2। यार क्या देख रहे हो, टाइम के साथ वेलोसिटी t1 से v1 फिर बढ़ के v2, तो ग्राफ ऊपर भाग रहा है ना, क्योंकि ऐसे जा रहा है ना। तो प्लॉटिंग, ये प्लॉट यहाँ से ऐसे गया, आगे भी गया, ऊपर भी गया, आगे भी गया, ऊपर भी गया, है ना। तो आगे जाना मतलब टाइम का बढ़ना, ऊपर जाना मतलब वेलोसिटी का बढ़ना। अच्छा सर, अब इस चीज को थोड़ा ग्राफ को दिखा देते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे ही टाइम t1 सेकेंड हो गया, t1 तो वेलोसिटी क्या हो गया इसका, v1 हो गया। ठीक है, ओके चलिए। जैसे ही टाइम t2 सेकेंड हो गया, वैसे इसका वेलोसिटी क्या हो गया, v2 हो गया। तो अभी बारी है हम लोग का वेलोसिटी कर्व देख करके वेलोसिटी टाइम आप निकाल लिए। अब बात है कि सर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, t1 सेकंड में कितना डिस्प्लेस किया होगा, t2 सेकंड में कितना डिस्प्लेस किया होगा, ये सवाल आएगा। तो ये करेंगे हम लोग। इसके बाद फिर एक सवाल ये भी आएगा, सर वेलोसिटी कर्व बढ़ रहा है तो फिर यहाँ तो एक्सेलरेशन भी होगा ना। आपने पिछला टॉपिक में तो एक्सेलरेशन निकालना नहीं सिखाया, क्योंकि वहां तो वेलोसिटी कांस्टेंट था। तो वहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट था सर, यहाँ तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। और अगर यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ तो एक्सेलरेशन होगा, और अगर एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन फाइंड कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करने का तरीका बिल्कुल अच्छे से सिखाएंगे। फिलहाल दिमाग में बात बैठ गया है कि जिसका ग्राफ होता है, जिसका ग्राफ होता है उसको प्लॉटिंग से आप निकाल लेते हो, और जिसका प्लॉटिंग से नहीं निकलता है उसको स्लोप से निकाल लेते हो। तो पिछले क्लास में स्टिक कर्व था, तो स्टिक कर्व को आपने क्या किया, स्टिक कर्व को आपने निकाल लिया किसके हेल्प से, स्टिक कर्व को आपने निकाल लिया प्लॉटिंग के हेल्प से। लेकिन वेलोसिटी नहीं निकाल पा रहे तो स्लोप से निकाल लिया। ठीक इसी तरह से यहाँ पे वेलोसिटी टाइम कर्व है, तो प्लॉटिंग से वेलोसिटी निकल गया और स्लोप से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। कैसे कैसे निकलेगा, तो आइए इसको देखते हैं। पहले फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लो। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट आपका। देखो, चलो अब देखो निकालते हैं एक्सेलरेशन का स्लोप कैसे निकालते हैं। चलो बेटा यहीं से देखते हैं, यहीं पे देखते हैं। तो tan थीटा पहले केस में इस ट्रायंगल में अगर आप एंगल एज्यूम कर लो, यहाँ पे क्या कर लो एज्यूम, यहाँ पे एंगल एज्यूम कर लो थीटा। तो यहाँ पे थीटा होगा, यहाँ पे थीटा होगा, यहाँ पे थीटा, सब जगह थीटा ही होगा। और अगर ऐसे ट्रायंगल देखो थीटा, इस ट्रायंगल को देखो तो इसका एंगल भी क्या हो रहा है, इसमें थीटा ही आ रहा है। तो थीटा दोनों ट्रायंगल के लिए, स्मॉल ट्रायंगल के लिए भी, इस लार्ज ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के लिए क्या आ रहा है, थीटा ही आ रहा है। ओके, तो लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, v1। एक्चुअली v1 क्या है, v1 t1 सेकेंड पे वेलोसिटी भी है और चेंज इन वेलोसिटी भी है। क्यों, क्योंकि टी 0 सेकंड पे वेलोसिटी 0 था और t1 सेकंड पे वेलोसिटी v1 हो गया। तो ये तो बात सही है कि t1 सेकंड पे वेलोसिटी v1 है, लेकिन ये भी बात है कि 0 से आप जब t1 गए तो वेलोसिटी 0 से v1 हो गया। तो ये वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी भी है, चेंज भी है। सपोज कर लो कि मेरे पास 0 रुपया है 0 सेकंड पे, एक सेकंड के बाद मेरे पास 5 रुपया हो गया। तो ये बात सही है कि मेरे पास एक सेकंड के बाद 5 रुपया है, लेकिन ये भी बात है कि 5 डिफरेंस है, क्योंकि पहले मेरे पास 0 था, अब मेरे पास 5 है, तो ये 5 डिफरेंस भी हुआ है ना। तो ये चेंज भी हुआ, कितना, 0 से v1 होना, ये चेंज v1 हो गया। ओके ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको रखोगे v1 परपेंडिकुलर v1 बेस t1। और v1 यहाँ पे क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, अगर 0 से बात करोगे तो 0 से यहाँ आने में, t1 आने में वेलोसिटी क्या चेंज हुआ। तो जब टाइम कितना से चेंज हुआ, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ अच्छे से, इसको क्लियर करता हूँ। जब टाइम 0 से t1 हुआ तो वेलोसिटी 0 से क्या हो गया, v1 हो गया। देखो चेंज ये क्या है, v1 चेंज भी है। क्लियर, ओके। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम मतलब एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा। तो इसका दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि टी ग्राफ में प्लॉटिंग से टी निकलता था और स्लोप से क्या निकल गया, वेलोसिटी निकल गया। अब यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो क्या प्लॉटिंग से टी निकल जाएगा और स्लोप से क्या निकल जाएगा, स्लोप ऑफ टी कर्व। टी कर्व का स्लोप क्या बता रहा है, tan थीटा क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन। तो इस चीज को फटाफट हम लोग यहाँ पे लिख के नोट कर देंगे ताकि दिमाग में बैठ जाए। इन केस ऑफ टी कर्व, इन सॉरी टी कर्व, वीटी कर्व वाले केस में, वीटी कर्व वाले केस में क्या आगे दिमाग में बात कि tan थीटा का वैल्यू जो आएगा वीटी कर्व में क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, ये बात याद कर लो।
ठीक है, चलो याद हो गया। आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं, आगे लिखते भी हैं क्योंकि तुम नोट किया अभी। अच्छा यहाँ पे जब निकालो इस ट्राइंगल में, तो इस ट्राइंगल में थीटा tan थीटा निकालो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये पूरा होगा, ये पूरा होगा, ये पूरा कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये v2 के, क्योंकि ये पोर्शन जो v2 के बराबर होगा, ये पोर्शन जो v1 बराबर होगा, तो v2 अब बेस पूरा क्या होगा t2, तो v2/t2, v2 क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, कहां से, जीरो से, जीरो से यहां तक कितना चेंज हुआ v2, टाइम कितना लगा, जीरो से t2, तो जब टाइम t2 चेंज हुआ तो वेलोसिटी क्या चेंज हुआ v2, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय 1 सेकंड इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, क्योंकि t2 सेकंड में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ v2 से, तो एक सेकंड में क्या होगा v2/t1, तो v2/t2 एक सेकंड में। सिमिलरली इसको क्या बोलोगे कि यहां से यहां तक टाइम कितना हुआ चेंज t1 से, तो वेलोसिटी कितना हो गया v1, तो t1 सेकंड में कितना चेंज किया v1, तो एक सेकंड में कितना चेंज करेगा, एक सेकंड में v1/t1, देयरफॉर ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी इन t1 सेकंड, तो ये एक्सीलरेशन नहीं है, जो चेंज t सेकंड में तो उसका एक्सीलरेशन नहीं बोलते हैं, हर चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन नहीं होता है, सिर्फ वो वेलोसिटी जो एक सेकंड में चेंज होगा उसका एक्सीलरेशन बोलते हैं, याद रखना। सारा चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन नहीं होता है, सिर्फ एक सेकंड में चेंज होने वाली वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन, तो ये एक्सीलरेशन है नहीं, ये एक्सीलरेशन नहीं, ये है हाँ ये है, क्योंकि ये एक सेकंड में चेंज हो रहा है। अच्छा ये एक्सीलरेशन है क्या, नहीं ये नहीं है, क्योंकि ये t2 सेकंड में हो रहा है, ये होगा हाँ ये होगा, क्योंकि ये एक सेकंड में हो रहा है, एक सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। अच्छा अच्छा, तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। अच्छा तो ये भी tan थीटा है, ये भी, क्योंकि दोनों केस में थीटा सेम है, तो इससे प्रूफ क्या हो गया, अरे यार इस केस में भी तो उसके जैसा ही केस आ रहा जैसा पहले आया था, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, v1/t1 is equal to v2/t2, v2/t2, ये रहा। इससे प्रूफ हो गया कि इस केस में एक्सेलरेशन पहले केस में a1, दूसरे केस में a2, दोनों केस का वैल्यू क्या आ गया, वैल्यू आ गया tan थीटा के बराबर। ओ यार एक्सेलरेशन कांस्टेंट, अच्छा ये जो मोशन दिखाई दे रहा है किसका है, जो मोशन दिखाई दे रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है, किसका है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन कैसे चेंज हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, मतलब कि अगर पहले 2 से बढ़ रहा है, सपोज कि एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकंड बाय सेकंड, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने समझाया है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होना नहीं होता है, सब मैंने बताया है लेक्चर नंबर 2 में शायद, ठीक है। तो जिसको भी प्रॉब्लम है प्लीज और प्लीज ये आपसे रिक्वेस्ट होगा, अगर पहली बार कोई वीडियो को देख रहा है तो मेरा वो लेक्चर देखिए जिसमें मैंने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ मोशन, कितने तरह का मोशन होता है, वहां मैंने सब कुछ अच्छे से समझाया है, मोशन को समझ के आओ तब देखो एकदम मजा आएगा, पानी की तरह तुम बहोगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि आप वो लेक्चर देखो, आप ये देखोगे तो कुछ नहीं होगा, क्लियर है, ये मेरे तरफ से मैं खुद ही बोलता रहा हूँ, आप क्या आपको सोचने जरूरत नहीं आ रहा, मैं खुद बोल रहा हूँ नहीं आएगा, कैसे आएगा, बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही वो 10 साल का नहीं हो जाता है, वो पहले जीरो रहता है, फिर 1 दिन का होता है, फिर 2 दिन का होता है, स्टेप होता है, हर चीज का स्टेप होता है। आजकल तो बहुत ऐसा चल रहा है ना कि 2 महीना में खत्म कर दो, 5 मिनट फ्रीज खत्म, 10 मिनट फ्रीज खत्म, 20 मिनट में 1 शॉट में, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है, मजबूरी है। अब जो नहीं किया है उसको तो 2 महीना में करना होगा, मजबूरी है। जो 3 महीने, जो साल भर नहीं पढ़ा है उसको 3 महीना में ही करना होगा, उसको 6 महीना में करना होगा, 4 महीना में करना होगा, जो भी बचा हुआ टाइम है, लिमिटेड टाइम है। लेकिन रियलिटी यही है, एक अच्छा साइंस का स्टूडेंट और एक अच्छा साइंस का टीचर ये बेटर जानता है, हर चीज को कंप्लीट होने के लिए टाइम चाहिए होता है, क्योंकि आप देख लो हर एक चीज को, जैसे खाना भी पक रहा है ना, तो पकने के लिए समय चाहिए होता है, फल पहले कच्चा होता है फिर पकता है, और इसके पकने के तक के बीच का एक टाइम होता है, और आप जबरदस्ती फल को पहले तोड़ दोगे और फिर किसी प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से पका दोगे तो फल में मिठास नहीं होगा। एक आम का पौधा भी देखना, जब आम देता है, जब वो गाछ में पकता है तो गाछ का पकने वाला आम और उसको तोड़ के जो केमिकल तरीके से लोग पकाते हैं, उसमें दोनों में फर्क होता है बेटा, बहुत फर्क होता है। ये फर्क वही समझता है जो पूरा 1 साल पढ़ता है, और ये फर्क वो भी समझता है जो सिर्फ 3 महीना पढ़ता है ना। तो ये तो बहुत बड़ा सच है कि 3 महीना में पूरे ईयर का प्रोसेस अगर देने की कोशिश भी किया जाए तो दे नहीं सकते हैं, और अगर देंगे तो ये वैसा ही आम बनेगा जैसा केमिकल से जो हम लोग पका के खाते हैं, बिल्कुल वैसा। ये सच है, कोई इसको ठुकरा नहीं सकता। अब बहुत सारे टीचर बोलेगा कि ये क्या कर रहा है, कि कैसा क्या बोल रहा है, आंसर बोल रहा है, तो बिजनेस नहीं, बिजनेस बात नहीं, रियलिटी है। मजबूरी में हम लोग क्लास चलाते हैं 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, क्योंकि लॉकडाउन आया, कोरोना आया, इतना कम टाइम में खुला है, इतना कम टाइम में ही करना है। लेकिन सच, बहुत बड़ा सच है कि 3 महीना में जो आजकल दावा किया जा रहा है कि पूरा फुल कराएंगे, ऐसे कराएंगे, वैसे कराएंगे, कोई भी कंप्लीट तरीके से नहीं करा पाएगा। हाँ, रिवीजन अच्छे से जितना हो सके ईमानदारी से देना चाहिए टीचर को। हम लोग भी कंप्लीट करने के लिए 4 महीना, 5 महीना जो लेंगे उसमें कोशिश करेंगे कि जितना से जितना हो सके दे दिया जाए। लेकिन जो बच्चा
1 साल से पढ़ रहा है, जैसा उसको दिए हैं वैसा तो नहीं दे पाएंगे आप लोग को, ये बहुत बड़ा सच है, ठीक है। तो सच को एक्सेप्ट करके दिमाग में रखना आप लोग को। क्लास अगर कोई बोलता है कि 2 महीना में कोर्स लॉन्च हो रहा है, कर लो पूरा पढ़ा देंगे, नहीं हो सकता, झूठ बात है, झूठ, बकवास है, बिजनेस है। तो बिजनेस, बच्चों के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए, एजुकेशन में बिजनेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, तो ये चीज है। अब इस बात को समझना अच्छा से, क्लियर होगा आपको। देखना यहाँ पे कि मैं क्या बोला था, एक्सेलेरेशन निकल गया, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो मतलब कि बॉडी जो मूव कर रहा है विद कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि अगर आपका यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी 2 से बढ़ा था, तो फिर ये 2 से ही बढ़ेगा। एक्सेलेरेशन का जो कांस्टेंट है, तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट मतलब कि वेलोसिटी का बढ़ने का दर कांस्टेंट, वो जितना से बढ़ा उतना ही से बढ़ेगा, कभी ज्यादा से बढ़ेगा कभी कम से बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। तो एक ऐसा मोशन हो गया कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, इसको नोट करो, फिर हम आगे बात करते हैं, आगे नोट पॉइंट दिखाते हैं। क्लियर है, इसको नोट कर लो। हो गया सबका, स्क्रीनशॉट ले लिए। किसी को प्रॉब्लम हो तो फटाफट कांटेक्ट करो, मैसेज करो। आदित्य समझ में आ रहा है, जोशी सिंह क्लियर है, हिंद सोनू मिटापो क्लियर है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। आदित्य बेटा क्लियर तुमको? आदित्य बेटा समझ में आ रहा है? जोशी सिंह, परवेज अख्तर, सिमरन साव, चलो बेटा ठीक है। बाकी लोग भी बोलो, सिर्फ मैसेज हेलो हेलो हाय करने से थोड़ी ना होगा, थोड़ा बात करो हमसे। टीचर के साथ कम्युनिकेशन रहना चाहिए। आप लोग जो अगर लाइव क्लास कर रहे हो, तो लाइव क्लास का मतलब क्या, मतलब आप तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो ना। आप तो ये बच्चे जो लेक्चर में कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग भी चल सकता है। तो अगर रिकॉर्डिंग चलेगा तो वहां पे तो आप देखोगे, तो यहाँ लाइव में क्या बेनिफिट है, लाइव में इंटरेक्शन है ना। तो आप लोग बात करो, पूछो कुछ, कम से कम एटलीस्ट रिस्पॉन्स करो, हाँ सर हुआ, सर नहीं हुआ, ऐसे बोलेंगे ना। तो तभी तो मैं लाइव में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आराम से एक एक शॉर्ट लेकर के रिकॉर्डिंग लेकर डालता है, मेरा भी आराम होता है, लगातार लेक्चर नहीं करना पड़ता। लेकिन इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, इतना कम टाइम में आप लोग को इतना जो क्लासेस दे रहा हूँ, फ्री डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, ताकि आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट, आपको पता चले हम लोग कैसे क्लास करने वाले हैं। क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको अगर बोलता हूँ सब्सक्रिप्शन आप ले लो और आप ले लोगे, फिर आपको लगे नहीं ये तो ऐसे नहीं करा रहे, तो आपको प्रॉब्लम होगा ना। तो हम लोग नहीं चाहते हैं किसी बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो कि वो सेटिस्फेक्शन फील ना करे, उसको कल कैसा ना लगे सब्सक्रिप्शन ले लिए लेकिन लेना नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम चाहते तो स्टार्टिंग में सबका रिजर्व कर लेते, नहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो ही बच्चा आएगा देख करके आएगा, सोच समझ के आएगा, क्लियर है। वैसा काम नहीं करना है कि 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए दिखा के हाँ चलो एक डेमो लेक्चर देख लो, मेरा जो रिकॉर्डिंग है उसको सब्सक्रिप्शन ले लो, ऐसा नहीं करना है मुझे। आओ, तो फिलहाल इसके नोट पॉइंट क्या है हम लोग का, देखो tan थीटा इन केस ऑफ वीटी कर्व, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इसके अंदर 3 केस आ जाएगा, केस 1 या केस ए। थीटा कांस्टेंट होगा तो tan थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, कांस्टेंट। और अगर tan थीटा वैल्यू कांस्टेंट होगा तो एक्सेलेरेशन भी क्या हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन भी क्या हो जाएगा, शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं एक्सेलेरेशन को कांस्टेंट। और हम लोग के सिलेबस में कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर मान लो किसी केस में ऐसा दिख रहा है, केस बी और थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो वेलोसिटी कर्व में अगर थीटा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो अगर थीटा इंक्रीज हो जाएगा बेटा, तो थीटा इंक्रीज करने से tan का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। मैंने पिछले टॉपिक में दिखाया था, tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा, tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज होने से एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज। मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ने का दर भी बढ़ेगा। पहले 2 से बढ़ रहा था, अब 3 से बढ़ेगा। जैसे सपोज 0 था तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। हर केस में देखो 2 ही से बढ़ रहा है, 2 2 2 2 2 2। तो हर केस में बढ़ तो रहा है वेलोसिटी, लेकिन सब जगह 2 2 2 2 2 बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। लेकिन अभी 2 से बढ़ा, 0 से 2 हो गया, अचानक 5 हो गया। अरे यार यहाँ से 2 था, अचानक 5 हो गया। पहले 2 से बढ़ा, फिर 3 से बढ़ गया है ना, तभी तो 5 हो गया। फिर अचानक 10 हो गया, अब 5 से बढ़ गया। तो अब बढ़ने का दर भी, पहले तो वेलोसिटी बढ़ ही रहा है, अब बढ़ने का दर भी बढ़ रहा है। तो इस केस में बोले एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और नंबर 3 केस सी अगर कर ले, थर्ड केस कर ले इसको, आप केस 3 भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थीटा डिक्रीज हो जाए, अगर वीटी कर्व में आप देखो ग्राफ में सा दिख रहा है कि थीटा डिक्रीज हो रहा है, तो थीटा डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है, थीटा डिक्रीज होने का मतलब होता है tan थीटा का वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगा। और tan थीटा का वैल्यू डिक्रीज अगर हो जाएगा, अरे tan थीटा डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, और एक्सेलरेशन डिक्रीज होने का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होता है। मैंने ये नेचर ऑफ मोशन में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब ये होता है अभी भी बढ़ेगा पर उतना नहीं बढ़ेगा। एग्जांपल के तौर पे
0 से 10 हो गया, कितने से बढ़ा? 10 से बढ़ा। अब 0 से 18, 10 से 18 हो गया, अभी बढ़ा। अभी देखो 0 से 10 हुआ, 10 से 18 हो गया। यहाँ पे देखो 0 से 10 हो गया, 10 से 18 हो गया। तो पहले कितना बढ़ा? पहले यहाँ तो 10 से बढ़ा, अभी भी बढ़ा, लेकिन कितना से बढ़ा? 8 से बढ़ा। तो ये तो बढ़ ही रहा है, लेकिन पहले 10 से बढ़ा था, अब 8 से बढ़ा, बढ़ने का दर घट गया। इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन डिक्रीज किया, बट वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो शॉर्ट में मैंने समझा दिया ताकि जो बच्चे नए उसको समझ आ जाए। ऐसे इस चीज को अच्छे से समझना है तो मैं लेक्चर जो 1 to 3 है उसको आप अच्छे से देखो। हाँ, डिटेल में वन डायमेंशन मोशन का पूरा चीर फाड़ हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, पोस्टमार्टम करके हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है तो आप पिछले लेक्चर में जा सकते हो। तो ये 3 पॉइंट मैंने नोट कर दिया आप लोग के सामने। ये 3 पॉइंट्स को आप फटाफट नोट कर ले। उसके बाद फिर हम आगे इसको दिखाएंगे। आगे क्या दिखाएंगे वो देखा जाएगा, लेकिन पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके बाद अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगा। और मुझे स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर का ही है क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। सबका हो गया? नोट कर लिए? मजा आ रहा है? एनर्जी लेवल दिखाइए और आगे बढ़ जाइए। और जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, प्लीज इस चीज को आप शेयर में डाल दीजिए, अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाइए। आगे देखते हैं हम लोग अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत जरूरी है देखना। चलिए, जो भी टॉपिक हम लोग पढ़े इसको थोड़ा सा एक बार नोट कर लेते हैं। क्या नोट करते हैं? ऐसे नोट करते हैं, देखिए। अभी मैंने आपको ग्राफ दिखा के पहचाना सिखाया है। अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत कुछ देखेंगे हम लोग, कोई टेंशन की बात नहीं है। समझिएगा इस चीज को अच्छे से। देखिए क्या है, ये वीटी कर्व है, बहुत सारा कितना? 4 यहाँ पे। और जैसे हम लोग पिछला केस में 4 केस देखे थे एसटी कर्व का, वैसे यहाँ पे देखेंगे। और ग्राफ का नेचर एकदम बिल्कुल सेम होगा। वहां पे याद होगा एक ग्राफ ऐसा था, एक ग्राफ ऐसा था, एक ग्राफ ऐसा था, और एक ग्राफ ऐसा था। ग्राफ बिल्कुल सेम, लेकिन वो एसटी था या वीटी है, तो अलग अलग कैरेक्टर है ना। तो समझेंगे इस बात को। तो नेचर ऑफ ग्राफ क्या है? अलग अलग होगा। तो किस टाइप का मोशन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो देख चुके। इसमें क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को? ये यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यू क्या है? 0, और टी भी क्या है? 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। और उसके बाद वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, टाइम भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट, तो थीटा कांस्टेंट होगा। तो थीटा कांस्टेंट होने से क्या होगा? एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट। किस केस में? क्योंकि ये वीटी कर्व में tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलेरेशन। तो थीटा कांस्टेंट, तो tan थीटा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट होगा तो एक्सेलेरेशन भी होगा कांस्टेंट। तो ये तो समझ में आ गया, नेचर ऑफ मोशन एक्सप्लेन कर दिया हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भी इसके जैसा ही है, इसका भी थीटा क्या है? इसका भी थीटा कांस्टेंट है सर, इसलिए इसका tan थीटा भी कांस्टेंट होगा। तो अगर tan थीटा इसका कांस्टेंट होगा तो इसमें भी एक्सेलेरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लेकिन फर्क यह है कि इसका इनिशियल 0 था और ये इनिशियली ऊपर उठा हुआ है कुछ, है ना। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u कुछ ना कुछ होगा। तो इन दोनों में क्या फर्क होगा कि अगर इसके मोशन को आप दिखाएंगे तो अगर ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो इसका u 0 होगा, और इसके बाद उसका एक्सेलेरेशन कुछ हुआ। एक्सेलेरेशन मतलब कि एक्सेलेरेशन है, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा और हमेशा कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा, और इसका इनिशियल 0 होगा। लेकिन इसको अगर आप दिखाओगे तो इसका भी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, वो एक्सेलरेट जो कर रहा है कॉन्स्टेंटली, वो अपना वेलोसिटी बढ़ा रहा, लेकिन इसका इनिशियल 0 से बढ़ा है, और इसका इनिशियल 0 नहीं, इसका कुछ इनिशियल पहले था। मान लो 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 1 इंक्रीज हुआ, वेलोसिटी 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। लेकिन ये क्या है? ये बेचारा 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ। इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, 2, 3, 4, 5, 6 चलते जा रहा है। लेकिन वो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 0 है, फिर 1, 2, 3, 4, 5 कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है? एक्सेलेरेशन इंक्रीज कर रहा है ना। लेकिन इसमें क्या है? 0 होगा, इसमें 0 नहीं होगा। तो दोनों मोशन क्या हो गया? सेम टाइप का हो गया। ठीक है, चलो ये बात कंप्लीट हो गया। अब आगे आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा जब दिया हुआ। अरे इसका स्लोप क्या है? क्योंकि वीटी ग्राफ में स्लोप क्या बताता है? तो देखिए ये तो पूरा लेट गया, ऐसे था ना, पूरा लेट गया, मतलब एंगल क्या बना रही है? तो अगर पूरा लेट जाएगा ऐसे करके तो एंगल 0 हो जाएगा। थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री। और थीटा 0 हो जाएगा तो tan 0 क्या होता है? tan 0 भी होता है 0। और अगर tan 0 0 हो गया तो वेलोसिटी कर्व में, वीटी कर्व में tan थीटा का वैल्यू किसके बराबर होता है? tan थीटा का वैल्यू होता है एक्सेलरेशन के इक्वल। ओ नो, एक्सेलरेशन भी क्या आ गया? एक्सेलरेशन भी 0 आ गया। अच्छा सर, इसमें एक्सेलरेशन ही नहीं हो रहा है। जो वेलोसिटी स्टार्ट हुआ, सपोज के इनिशियल कुछ u था, कब? 0 सेकंड पे, फिर टाइम और बढ़ गया, t1 हो गया, लेकिन वेलोसिटी अभी भी u है। टाइम t2 हो गया, वेलोसिटी अभी भी u है। टाइम t3 हो गया, T1, T2, T3, वेलोसिटी u ही है। मतलब कि ऑब्जेक्ट
कांस्टेंट चल रहा है, वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है, कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी बढ़ाने को मतलब ही नहीं, आराम से जिससे चल रहा है चले जा रहा है। तो इस केस में एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो ये हो गया कांस्टेंट मोशन। ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई आपसे कैरेक्टर पूछता है इसका तो ये कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों, क्योंकि इसमें वेलोसिटी बढ़ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आप साथ में लिख सकते हैं विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन बहुत सिर्फ लिखता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी बढ़ रहा है इसलिए नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन हम भी ऐड करेंगे कैसे बढ़ रहा है, कांस्टेंटली बढ़ रहा है, तो विद कांस्टेंट, ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन हुआ इस मोशन का, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये बेस्ट होता है जो मैं दिखा रहा हूँ लास्ट में। हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो होता है वो सिर्फ इतना ही लिखता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आगे का नहीं लिखता है, लेकिन वो लिखना और अच्छा होता है, इससे पता चलता है कि आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर है। ये भी क्या हो गया, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्शन क्या है इसका, इसका भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देखो विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो दोनों में फर्क क्या है, बस कि स्टार्ट 0 से हुआ है, 0 से नहीं हुआ है, बस नहीं फर्क है। अब इसमें क्या देख रहे, अरे इसमें तो एक्सेलरेशन ही नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन। देखो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 है ना। तो 3 केस हम लोग देख लिए बहुत अच्छे से। अब सवाल उठता है सर कि लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला आंसर आप लोग खुद दे, ये कैसा ग्राफ दिखा रहा है, लाइव चैट में प्लीज मैसेज करें इसको। भीम सिंह सुपर सर बेटा आप भी सुपर हो, क्लास करो आप भी सुपर हो जाओगे, और आप तो सुपर हो ही, इतना अच्छा परफॉर्मेंस जो है आपका लगातार। बेटा भीम समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, क्लास कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना मुझे फटाफट। इसका आंसर दो, इसका आंसर क्या होगा, ये कैसा ग्राफ है, इसमें एक्सेलरेशन कितना है, सब लोग मैसेज करो, अपने अंदर का डर निकालो। तुम लोग के अंदर डर बैठ गया ना फिजिक्स का, ये डर या तो बैठ गया या फिर किसी ने बैठा दिया, जो जहां से भी ये डर आया इस डर को खत्म करो। जब तक ये डर खत्म नहीं होगा ना तब तक आप फिजिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। याद रखना, अगर मैं यहाँ पे अगर लाइव लेक्चर करते वक्त ये सोच लूं कि पूरी दुनिया मुझे लाइव देखेगा, या जितने लोग भी मुझे लाइव देखेंगे क्या पता मैं उसके सामने मैं भूल तो नहीं जाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आएगा, अगर लेक्चर भूल गया तो क्या होगा, इतना लाइटिंग है, नया सिस्टम है, सब कुछ नया तरीका है, ऐसे तो मैंने तो हमेशा लाइव क्लास किया था वो भी व्हाइट बोर्ड पे, इस पे कैसे होगा नहीं होगा, ये वो बगड़म बगड़म दिमाग में आएगा, तो क्या होगा, काम और खराब हो जाएगा, है ना। लेकिन नहीं, ऐसा मुझे नहीं सोचना है। अगर आपको अगर खुद के ऊपर यकीन नहीं होगा तो वो आप गलती कर ही दोगे, तो आपको खुद के ऊपर यकीन करना है, आप यकीन करना है कि आपको फिजिक्स स्ट्रांग है, बार बार आपको यकीन दिलाना है कि फिजिक्स इजी होता है, फिजिक्स इजी होता है। और सच में देखो फिजिक्स इजी है, मैं इतने दिन से क्लास करा रहा हूँ, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कोई बच्चा बोला सर ये समझ में नहीं आया फिर से बता दो। हालांकि फिजिक्स का मैं लेवल तक जा रहा हूँ फिर भी, क्योंकि मैं आपके काम को आसान कर रहा हूँ। वो आसानी कैसे आ रही है आपको, वो आ रही कंप्लीट लेक्चर की हेल्प से। मैं हर एक चीज को डिटेल में अच्छे समझा रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ कि साइंस में आखिर ऐसा क्यों यूज करते हैं। साइंस का मतलब ही था रीजन जानना, आप रट्टा मारोगे तो फिर कंफ्यूजन होगा। तो फटाफट इसका आंसर दे दो, आंसर दो इसका। एक भी टॉपिक आज तक किसी बच्चे ने नहीं बोला कि सर ये टॉपिक फिर से एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। रीजन क्या है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि मैं जिस चीज को लेक्चर कर लूंगा बहुत रेयर चांस बचता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए कई बार बहुत सारे बच्चे जो मेरा वीडियो लेक्चर्स परचेस करके खरीद के देखते हैं, ठीक है, उनको स्टार्टिंग में यही लगता है कि सर वीडियो लेक्चर्स खरीद रहे बहुत सारा डाउट हो जाएगा, कैसे करेंगे। नहीं बेटा, मेरा वीडियो लेक्चर्स आप अगर ले रहे हो ना तो मेरे वीडियो लेक्चर्स को लेने के बाद डाउट बचता ही नहीं। आज तक लाइव सेशंस में होगा या फिर वीडियो लेक्चर्स वाला पोर्शन होगा या फिर ऑफलाइन क्लास होगा, कहीं पे भी डाउट आता ही नहीं है। आएगा कहां से, डाउट होने नहीं देना, क्योंकि मैं बच्चों की तकलीफ को समझता हूं कि बच्चे का प्रॉब्लम कहां होता है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में वो सब कुछ बोल देता हूं कि जो डाउट उसको आ सकता है। क्लियर है, तो ये देखो इसको क्लियर हो गया। अच्छा फिलहाल इसका देखते हैं, ये अभी तक किसी ने इसका आंसर नहीं दिया, किसी ने इसका आंसर नहीं दिया। जिसने आंसर नहीं दिया मैं यही कहूंगा गधा हो आप लोग को गलत या सही आंसर देना होगा बेटा, ऐसे डरना नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो स्लोप क्या हो रहा है, ये स्लोप क्या हो रहा है, गधा इसलिए नहीं कि आपने नहीं बनाया, गधा इसलिए कि आपने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया, निगेटिव या पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना है आपको, डरना नहीं है। जब मैं जो जिद करता तो आप लोग मैसेज लिख देते हो हाँ ये होगा वो होगा, नहीं है, बिना बोले मैसेज कर देना है, ठीक है। आ जाओ थीटा 90, तो tan 90 क्या होगा, tan 90 इज इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अरे यार इन्फिनिटी मतलब एक्सेलरेशन भी इन्फिनिटी, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया कि पहले वेलोसिटी v1 था t1 पे, t0 पे सपोज कर लो, फिर वेलोसिटी क्या हो गया v2 हो गया, टाइम अभी भी t0, फिर v3 हो गया, टाइम अभी भी t0। तो देखो टाइम कांस्टेंट वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वेलोसिटी बढ़ेगा टाइम रुका रहेगा। देखो इन्फिनिटी होगा, एक्सेलरेशन ऐसा तभी होगा जब बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, सेम टाइम पे एक्सेलरेट होता जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। क्या हो गया लास्ट वाला केस, इम्पॉसिबल।
आदित्य समझ में आ रहा है तुमको? आदित्य, जूही सिंह, जोशी सिंह, हिंद सोनू, सिमरन साव, परवेज अख्तर और भीम सिंह, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम हो रहा है? हो गया? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम लोग बात देखते हैं कि कैसे अभी हम लोग ग्राफ देखकर पहचानना सीखे किस टाइप का ग्राफ। जैसे देखो ये सब ग्राफ था, ऐसे देखेंगे हम लोग ये सब ग्राफ। ये कहाँ गया यार? ये देखो, ये ग्राफ देख के समझ जाएंगे किस टाइप का ग्राफ है, ये भी देख के समझ जाएंगे किस टाइप का, ये भी देखिए, ये भी देखिए, देख के आप पहचाना सीख गए। फिर अभी लास्ट फाइनली हम क्या दिखाए कि ये सब चीज देख के आप समझ सकते हो कि किस टाइप का ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया और ये ग्राफ हो गया। सी तो समझ गए। अब बारी है ग्राफ को ड्रॉ करने का। ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ करने का। तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मैं आपको एक और लॉजिक सिखाऊंगा, बहुत अच्छा लॉजिक सिखाऊंगा। पहले मैं जो भी चीज मैंने जो भी चीज आपको समझाया या बताया है उस चीज को एक जगह पे नोट डाउन कर देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपके साथ प्रॉब्लम ना हो। ध्यान दो, अच्छे से समझोगे ये। चलो अब ये हम लोग फाइनल टच की तरफ अपने कंसेप्ट को फ्रेम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब अगर आप देखोगे तो इस फ्रेम के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। पहला, अगर मैं एच टी दिखाऊं, बात करो, पहला मैं एच टी। अब देखो कैसे मैं आपको ना ग्राफ देखते देखते, जो कहावत नहीं था क्या से क्या हो गए देखते देखते, वैसा हो जाएगा। मतलब कि आसान होगा, टफ नहीं होगा। मतलब क्या से क्या टफ नहीं होना, ये मत समझना कि क्या से क्या हो गए देखते देखते और टफ हो गए, नहीं, आसान होगा। पहले मैंने क्या बताया कि थीटा कांस्टेंट एच टी कर्व में। दूसरा मैंने बताया थीटा इंक्रीजिंग, मैंने बोला था मैं बताऊंगा आपको आगे। फिर थीटा क्या हो गया? थीटा डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग यहाँ पे वेलोसिटी के स्लोप में क्या, पहले थीटा कांस्टेंट, फिर यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे थीटा इंक्रीजिंग, उसके बाद फिर क्या था, थीटा थीटा डिक्रीजिंग, ये हुआ। अब इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग अच्छे से, देखते हैं। थीटा कांस्टेंट, थीटा इंक्रीजिंग, थीटा डिक्रीजिंग, मैं समझाता हूं। थीटा कांस्टेंट, थीटा इंक्रीजिंग, थीटा डिक्रीजिंग। देखो ये इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज में भी वेरिएशन होता है, कैसे इंक्रीज कैसे डिक्रीज। अब समझो इस बात को, समझना अच्छे से। मैं रेड कलर से दिखाऊंगा आपको समझाने के लिए। इस पॉइंट पे जो थीटा है वही यहाँ भी है, वही यहाँ भी है, वही यहाँ भी है, सब जगह थीटा सेम। तो क्या हो गया, ये मतलब हो गया कैसा, थीटा सेम तो कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अरे यार यहाँ का एंगल कम है, यहाँ एंगल और बढ़ा, यहाँ एंगल और बढ़ा, यहाँ एंगल और बढ़ा, यहाँ एंगल और बढ़ा। देखो 90 नहीं करना है, हालांकि मैं 90 हो गया है, क्योंकि 90 इम्पॉसिबल होता है ना। तो ग्राफ ऐसे बेंड रहेगा लेकिन 90 नहीं होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करके दिखाऊं तो मेरा ये एक तरह से ये छोटा सा गलती हो जाएगा इसे दिखाना, क्योंकि वो थोड़ा मुड़ गया था ऊपर, मुझे ऐसा दिखाना है, ठीक है, ऐसा दिखाना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बढ़ा के दिखाया हूँ, ये ज्यादा, हालांकि बुक में वैसा दिखा देता है। तो ये एंगल देखो कितना है, ये एंगल और बढ़ा, देखो और बढ़ा, जैसे ऊपर ये एंगल बढ़ रहा है, देखो एंगल बढ़ रहा है। तो एंगल बढ़ेगा, एचटी ग्राफ में अगर एंगल बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। अच्छा सर, तो इस केस में वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है, एक्सेलरेटेड है ना, एक्सेलरेशन इसमें हो रहा है, ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। अच्छा यहाँ डिक्रीजिंग कैसे, देखिए ये देखो, ये एंगल यहाँ ज्यादा था, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, फाइनली खत्म। देख रहे हो एंगल डिक्रीज कर रहा है ना, तो एंगल डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और यहां पहुंचते पहुंचते जा खत्म, एंगल है ही नहीं, थीटा जीरो, इस पॉइंट पे थीटा जीरो, तो देयरफॉर tan थीटा वैल्यू भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो वेलोसिटी भी क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि एचटी कर्व में थीटा किसी पॉइंट में क्या आता है, वेलोसिटी। तो घटते 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 जीरो हो गया। अगर ग्राफ ऐसा होता, ग्राफ अगर सपोज इसका एक ऑल्टरनेट ग्राफ आपको दिखा रहे हैं हम, वहां पे भी एक प्रॉब्लम बच्चों को आ जाता है, एकदम ग्राफ का नेचर देख देख के आप पहचानोगे कैसे क्या होना है, एकदम देख के। जैसे ऐसा ग्राफ होता, देखो ये डिक्रीज हुआ है लेकिन पूरा ऐसे सोया नहीं है, अभी भी इसका कुछ ना कुछ एंगल वहां पे है। तो मतलब कि ये भी डिक्रीज हो रहा है, जैसे ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। देखो पूरा एंगल टच जीरो नहीं किया, मतलब डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन जीरो अभी तक नहीं हुआ है। तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी भी फाइनल नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन इसका भी फाइनल क्या हो गया, भी फाइनल इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो इसमें वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी ये जीरो नहीं लिखेंगे, ये कुछ मिस्टेक लिखा गया,
ये जीरो नहीं होगा, थीटा डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होगा बेटा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होते होते फाइनली, अच्छा फाइनल लिखा था मैंने, फाइनली क्या हो जाएगा वहां पे, भी फाइनल जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो डिक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया एच टी कर्व में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो ऐसा ग्राफ, लेकिन एच टी कर्व में अगर वेलोसिटी बढ़ेगा, एक्सेलेरेशन होगा, तो एच टी कर्व का एक्सेलेरेशन का ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए और ये एक्सेलेरेशन के लिए, ठीक है। और ये वेलोसिटी घट रहा है तो किसके लिए हो गया, रिटार्डेशन के लिए, और देखो रिटार्डेशन के लिए, ठीक है। और देखो ये पैटर्न में उठ रहा है, यूनिफॉर्म पैटर्न में उठ रहा है, मतलब क्या एक्सेलेरेशन हो रहा है कि यूनिफॉर्म पैटर्न में, मतलब कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, किसके लिए हो गया, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में, ऐसे ही एक साइन एक ऐसे के उठ गया, एकदम ऐसे करके नहीं, नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं, यूनिफॉर्म पैटर्न। तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म। यहाँ पे देखो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में एकदम एक साथ घट रहा है, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, क्लियर है। तो अभी हम लोग को एक्सेलेरेशन का ग्राफ दिखने का यहीं पे कंप्लीट हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी ध्यान दो, इसको अच्छे से समझो। अब यहाँ पे क्या है, थीटा कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट होगा तो स्लोप, यहाँ भी थीटा सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, सब जगह सेम हो, तो सब जगह थीटा अगर सेम हो जाएगा, सब जगह थीटा सेम हो जाएगा, सब जगह सेम हो जाएगा, तो सब जगह वीटी कर्व में tan थीटा क्या होता है, एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, अच्छा ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ग्राफ हो गया, ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ग्राफ हो गया, ठीक है। ओके आगे देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, थीटा बढ़ रहा है, देखो थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, थीटा देखो एंगल बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, देखो एंगल बढ़ते चला जा रहा है, थीटा वीटी कर्व में थीटा बढ़ेगा तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन बढ़ेगा। अच्छा ये इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन का ग्राफ हो गया, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का नहीं, एक्सेलरेशन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें थीटा घट रहा है, जो मैंने पीछे दिखाया था, थीटा घटने से क्या होगा, थीटा घटने से थीटा इतना हुआ, थीटा इतना हुआ, थीटा इतना हुआ, थीटा इतना हुआ, थीटा खत्म, थीटा है ही नहीं। तो यहाँ पे थीटा घट रहा है, थीटा घटने से क्या होगा, वीटी कर्व में थीटा क्या बताता है, टैन थीटा बताता है एक्सेलरेशन, तो थीटा घटेगा तो टैन थीटा का वैल्यू घटेगा, टैन थीटा घटेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, एक्सेलरेशन घट रहा है यहाँ पे, इसका मतलब रिटार्डेशन नहीं होता है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब अब उतना नहीं बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा ही। देखो वेलोसिटी तो ऊपर ही जा रहा है, देखो एक्सेल स्लोप घट रहा है लेकिन वेलोसिटी तो ऊपर ही जा रहा है, देखो आप देखो वेलोसिटी इतना, वेलोसिटी इतना, वेलोसिटी तो बढ़ ही रहा है, वेलोसिटी तो बढ़ते ही जा रहा है, स्लोप घट रहा है मतलब एक्सेलरेशन घट रहा है। और यहाँ पर आकर के स्लोप जीरो हो गया, तो यहाँ पे थीटा जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब क्या वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट, तो ग्राफ कैसा भाग जाएगा, ग्राफ एकदम सीधा भाग जाएगा, ऐसे सीधा। देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया इसके, कांस्टेंट, ना ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर आगे जाएगा तो सीधा भागते जाएगा, कांस्टेंट, तो ये इसमें कांस्टेंट हो गया है ना। तो मिला जुला के कंसेप्ट ये हो गया कि आप सब कुछ समझ गए कि एंगल घटने से क्या ग्राफ बन सकता था एचटी का, बढ़ने से ये दोनों, ये तो आप देख रहे थे, ये दोनों ने बता दिया, सिमिलरली ये तो आपने देखा था और ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसमें अगर आपको रिलेट करना हो कौन सा ग्राफ किसके लिए मैच कर जाएगा, तो देखो यहाँ पे एक ग्राफ मैच करेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ कहीं वेलोसिटी कांस्टेंट है नहीं, यहाँ थीटा को एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग नहीं, तो ये ग्राफ के साथ कोई मैचिंग नहीं है इसका, ओके छोड़ दो। थीटा इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन, लेकिन कैसे इंक्रीजिंग, थीटा इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, सॉरी वेलोसिटी इंक्रीजिंग, एचटी कर्व में वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मैंने बताया एचटी कर्व में स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी, तो थीटा इंक्रीज करेगा, tan का वैल्यू इंक्रीज करेगा, tan इंक्रीज में वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन एक साइन इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ हुआ एचटी के लिए, और देखो ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ हुआ वीटी के लिए, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, मैच कर गया, ये दोनों आपस में क्या हो गया, मैच कर गया, क्यों, क्योंकि ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है और ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, लेकिन फर्क क्या है, ये एचटी ग्राफ है और वीटी ग्राफ है, तो अगर एचटी ग्राफ का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मोशन ग्राफ ऐसा होगा तो वीटी ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ऐसी ग्राफ देखकर कैसे ग्राफ ड्रॉ करना आता है, हाँ, समझ गए बात ना। तो आप इसको कैसे रिलेट करोगे, तो मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ, एक बार इन दोनों को रिलेट कर देता हूँ ताकि आगे रिलेट करने में और आसानी होगा। आप इसे ग्राफ देख रहे हो, ग्राफ देख रहे हो, तो आपको देखना है कि एचटी ग्राफ, पहले देखना क्या देख रहे हो, तो आपको पहले देखना है कि आप एचटी ग्राफ देख रहे हो, अच्छा एचटी ग्राफ देख रहे हो, ठीक है। प्लॉटिंग क्या बताएगा, प्लॉटिंग एस और टी बताएगा, ठीक है, चलो वो तो हो जाएगा। अच्छा स्लोप क्या बताएगा, एचटी ग्राफ में स्लोप क्या बताता है, एचटी ग्राफ में स्लोप बताता है वेलोसिटी, अच्छा तो ये स्लोप बताएगा वेलोसिटी, तो स्लोप देखो कैसा है, स्लोप बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, अच्छा वेलोसिटी बढ़ रहा है, इस केस में वेलोसिटी बढ़ रहा है, अब वेलोसिटी एक साथ बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट, तो पता चल गया, अच्छा एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का अगर वीटी कर्व बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, अच्छा वीटी कर्व में स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्लोप क्या कांस्टेंट होगा, स्लोप कांस्टेंट, देखो स्लोप क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, स्लोप कांस्टेंट। तो आप देखिए सोचे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करें, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ वीटी में ड्रॉ करोगे तो वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे ड्रॉ होता है, स्लोप से, tan थीटा से, तो चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है स्लोप क्या हो कांस्टेंट, तो आप सीधा कांस्टेंट ड्रॉ कर दो, तो कोई स्लोप कांस्टेंट ड्रॉ कर दिए, ऐसे रिलेट करना होता है, ठीक है। और कोई किसी से मैच नहीं कर रहा है फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आता हूं अपने अगले टॉपिक की तरफ। क्लियर हुआ है सबको बच्चा लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, स्क्रीनशॉट लो।
आप लोग ना टॉपिक को एंजॉय करना सीखो। हो गया बच्चा लोग? बेटा जी बेटी जी क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। आओ अब हम देखते हैं सबको रिलेट करना, एक दूसरे के साथ रिलेट करना, कंडीशन दिखा के ग्राफ ड्रॉ करना। ठीक है, कंडीशन दिखा करके समझना बेटा, बहुत मजा आएगा अब। तो पहले हम एक रो बना लेते हैं यहाँ पे। चलो कैसे कैसे रो बनाते हैं। रो 1 2 और ये 3, यहाँ पे होगा एस टी डिस्प्लेसमेंट टाइम, यहाँ पे होगा वी टी वेलोसिटी टाइम, और यहाँ पे होगा कंडीशन। यहाँ पे क्या होगा, ये काम, हाँ यहाँ पे होगा कंडीशन। कंडीशन चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 में क्या दिखा है कि ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट हुआ इनिशियल वेलोसिटी u से, u से कंडीशन दे रहे हैं आपको, और u से स्टार्ट होने के बाद लगातार वो u से ही चल रहा है। मतलब कि सॉरी मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, u से स्टार्ट होने के बाद लगातार वो u से ही चल रहा है और u कांस्टेंट है। तो अगर u कांस्टेंट होगा तो उसका तो एक्सेलेरेशन नहीं होगा ना, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो इस तरह का अगर ऑब्जेक्ट वो स्टार्ट करता है मोशन, तो बताइए उसका एस टी कर्व कैसा बनेगा और उसका बी टी कर्व कैसा बनेगा। तो आपको क्या करना है, पहले फटाफट आपको ग्राफ को ऐसे दिखा देना है। ये एस टी कर्व तो पहले लिख लो, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, एकदम मन में एकदम कंट्रोल रखना है अपने ऊपर कि हाँ मुझे आता है, मैंने पढ़ा है, मैं ड्रॉ कर दूंगा खुद से। ठीक है, खुद पे यकीन लाओ, खुद पे यकीन लाओ। आ जाओ, अब सोचो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा यहाँ पे एस टी कर्व में वेलोसिटी, अच्छा एस टी कर्व में वेलोसिटी क्या चीज पता चलता है, एस टी कर्व में वेलोसिटी पता चलता है स्लोप से। और चूंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्लोप भी क्या होगा, स्लोप भी कांस्टेंट होगा। तो आप सोचोगे स्लोप क्या कर देंगे, स्लोप कांस्टेंट बना देंगे। ठीक है चलिए स्लोप कांस्टेंट बना देते हैं। तो कांस्टेंट स्लोप कैसे बनता है, ये ऐसे। अब बोले सर ये तो ऐसे ही बन सकता है ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है या नहीं है। तो अगर कुछ नहीं बोला तो आप इनिशियल 0 लेके चलेंगे। अगर कुछ नहीं बोला ना कि इट्स नॉट इनिशियल 0, नहीं बोला। अगर इनिशियल 0 नहीं है तो कुछ ना कुछ बोलता है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, कुछ नहीं बोला है। मतलब आप क्या मान के चलो, ये आपके लिए नोन होना चाहिए कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो कांस्टेंट स्लोप आपने ड्रॉ कर दिया, ओके काम खत्म, खत्म। अब इसका तो सोचो यूटी कर्व कैसा बनेगा। तो ये तो बोलना यू कांस्टेंट है, यू बढ़ेगा नहीं, तो यू तो बढ़ेगा नहीं, तो दैट प्लॉटिंग से अगर मान लो कुछ भी यू है तो फिर बाद में भी वही होगा, फिर बाद में भी वही होगा, फिर बाद में भी वही होगा, तो मिला दो उसको, कांस्टेंट यू बन गया। तो ये रहा इस कंडीशन का एस टी और इस एस टी का वीटी। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन ड्रॉ करेंगे और इसका एस टी कर्व ऐसा होगा तो वीटी कर्व ऐसा होगा। अब आप बोलेंगे सर एक्सेलरेशन वाला ग्राफ तो आप बता ही नहीं रहे। तो चलिए हम इस चीज का बता देते हैं कि एक्सेलरेशन वाला ग्राफ अभी थोड़ा सा हम और इसको कॉम्प्लेक्स वे में समझाना चाहते हैं। फिर भी अगर आप लोग को दिल होगा तो मैं आप यहाँ पे इसको साइड में दिखा देता हूँ इस चीज को अच्छे से। एक मिनट बेटा इसको दिखाता हूँ, अच्छे से दिखाता हूँ। चलो ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, क्लियर है। देखो ये एटी कर्व, चलो ये एटी, ए और टी यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्लियर, साथ में ये भी काम हो ही जाएगा। तो एटी कर्व कैसा होगा, तो एटी कर्व बिल्कुल ध्यान दो यहाँ पे एक्सेलेरेशन है ही नहीं, 0 और 0 0 0 0 ही रहेगा। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, सपोज वो 0 पे स्टार्ट हुआ, 0 ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, टाइम बढ़ रहा है, टाइम तो आगे जाएगा ना, 0 हर टाइम पे 0 ही है, तो इसका एटी कर्व हो गया। क्लियर है, समझ आ गया बात, ये हो गया। अब देखो कंडीशन नंबर 2 देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 2 क्या है, नंबर 2 अब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है या 0 है, सपोज 0 है, 0 से, लेकिन एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। मतलब कि उसका वेलोसिटी 0 है, फिर वो बढ़ाएगा और लगातार उस हिसाब से बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, चलते जाएगा, इस हिसाब से चलता जाएगा। तो आप देखो क्या करोगे, इसका एस टी कर्व कैसे ड्रॉ होगा, इसका एस टी कर्व और इसका वीटी कर्व, ठीक है, और इसका एटी कर्व कैसा होगा, पीछा एटी कर्व अकेला हो गया एकदम साइड में, ठीक है। एटी कर्व कैसा होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अच्छा अच्छा,
एच टी कर्व में अगर यहाँ एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी बढ़ेगा। अच्छा, वेलोसिटी कैसे बढ़ेगा? कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा। तो एच टी कर्व में वेलोसिटी कैसे दिखाते हैं? स्लोप से। अच्छा, अगर तुम सोचो थोड़ा देर के लिए सोचो, तुम अगर सोचोगे कि वेलोसिटी ऐसे दिखा देंगे, ऐसे दिखाने का मतलब क्या हो गया? स्लोप कांस्टेंट, जैसे ये पेज पहले था, स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा ना, ये गलत हो रहा है, ये नहीं बनाना है, ऐसे ऐसा सोचोगे तुम लोग, ये गलत हो रहा है। अब तुम क्या सोचो, वेलोसिटी बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ने के लिए क्योंकि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा ना। ओ स्लोप बढ़ेगा सर, अब समझ में आया क्या करना है मुझे, स्लोप को बढ़ा के दिखाना है, ऐसे नहीं दिखाना, स्लोप को बढ़ा करके दिखाना है। बना दिया आपने, स्लोप बढ़ाते हो दिखाती, एकदम सीधा नहीं करेंगे बेटा, इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर भी मेरा ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, वो समझना देखने में अच्छा लगता है इसलिए सब बनता है। ये हो गया, क्योंकि स्लोप यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा सर? कांस्टेंट होगा। देखो स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी इसमें बढ़ रहा होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके सर, ओके सर। अब आते हैं इसका वीटी, वेलोसिटी बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? कांस्टेंट, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी कर्व में वेलोसिटी बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब कैसा होता है? लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो वीटी कर्व में एक्सेलरेशन किससे बनता है? स्लोप से। अच्छा अच्छा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट स्लोप भी कांस्टेंट होगा तो सर ये क्यों? क्योंकि स्लोप कांस्टेंट इसका, तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। हाँ ये सही है ना, बिल्कुल सही है। क्यों? देखो, और दूसरा बात क्या, इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही बोला है, तो सर यहाँ से कर सकते हैं? नहीं, अगर आप यहाँ से करोगे तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं हो रहा है, तो सर ये नहीं कर सकते ना। हाँ नहीं कर सकते बेटा, इसको आप नहीं कर सकते क्योंकि ये भी हो सकता है, लेकिन कब? जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं दिया होता तब, लेकिन यहाँ इनिशियल जीरो बोला है तो आप जीरो से स्टार्ट करोगे, है ना, तो जीरो से स्टार्ट करके बना दिए, स्लोप कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ओके, तो देखो ये रहा इनिशियल वेलोसिटी, अगर जीरो से स्टार्ट होता है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसका एटी कर्व ऐसा बनेगा, एसटी कर्व ऐसा बनेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, और वीटी कर्व ऐसा बनेगा। दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और यहाँ भी क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन ये वीटी कर्व है, एसटी कर्व है। अब सर एटी कर्व कैसा बनेगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जो भी है वही रहेगा, तो जो भी है मतलब कुछ तो होगा, माने हम लोग उसको ए माने ना, कि हम लोग क्या माने इसको? ए माने कि एक्सेलरेशन ए है, तो सपोज जीरो नहीं है, कुछ भी है वो ए है, तो मान लेते हैं चलो ये एक्सेलरेशन कितना है? ए है, और लगातार कांस्टेंट रहेगा, ए हमेशा उतना ही रहेगा, बढ़ेगा टाइम बढ़ता जाएगा वो ए, इस टाइम में भी ए, इस टाइम में भी ए, है ना, तो लगातार वो ए और ए ही होगा, वो ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा, ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा। क्लियर है? समझ गए ना? तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब बात आता है सर कि अगर सर मान लीजिए कि इस केस में ऐसा होता, वेलोसिटी बढ़ता नहीं, वेलोसिटी घटता। देखो बेटा, घटने का जहां तक बात करेंगे, घटने का जहां तक बात करेंगे, घटने का जहां तक बात होगा, नंबर 3, तो घटने के लिए इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना चाहिए, वो जीरो नहीं चाहिए। ओके भाई, अगर इनिशियल जीरो रहेगा तो घटेगा कैसे, है ना? समझ में आया? चलो आपको, जब इनिशियल घटेगा, अगर घटना है उसको, तो इनिशियल जीरो तो घटेगा, जीरो से तुम क्या घटा सकते हो? तो इनिशियल कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ इनिशियल होगा। सपोज मेरा वेलोसिटी कितना है? 10 है, फिर घट के 8 हो गए, 6 हो गए, 4, 3, 2 और फाइनली 0, खत्म, वेलोसिटी 0। तो ये तुम देख रहे हो मोशन, देख रहे हो कैसा मोशन, जिसमें वेलोसिटी घट रहा है। घट रहा है कैसे? बार बार 2 से घट रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी इनिशियल 0 नहीं, कुछ ना कुछ इनिशियल होगा, और वो घट रहा है, कैसे घट रहा है? विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ए यहाँ पे क्या है? रिटार्डेशन है, कैसा रिटार्डेशन? कांस्टेंट। तो ए आर यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि याद रहेगा रिटार्डेशन, ए आर रिटार्डेशन कांस्टेंट। तो इसका एसटी कर्व कैसा होगा? तो चलो इसका एसटी कर्व ड्रॉ करते हैं हम लोग, इसका एसटी कर्व ड्रॉ करते हैं, एस और ये टी, और यहाँ पे क्या ड्रॉ करते हैं हम लोग पता है अभी कहाँ चले गए हैं? हम लोग चले गए हैं सेकेंड और थर्ड फेज में, क्योंकि मैंने बताया था सेकंड फेज में हम लोग देखेंगे, कंडीशन देखकर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर ग्राफ से देख के ग्राफ रिलेट करेंगे, ऐसे बताया था मैंने ना। तो देखो कंडीशन भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है, कंडीशन भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, और साथ में क्या कर रहे हैं हम लोग? कंडीशन भी देख के ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और ग्राफ के साथ ग्राफ रिलेट भी कर रहे हैं, मतलब सेकंड फेज और थर्ड फेज एक साथ चल रहा है। क्लियर? पहला फेज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ग्राफ का, मतलब ग्राफ कंप्लीट होने जा रहा है, हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अब आ जाओ, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, फिर एटी ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, फिर एटी ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, एटी ग्राफ, ठीक है, एटी ग्राफ। चलो इसको देखते हैं, आओ। हाँ, कंडीशन u इज इक्वल टू नॉट जीरो, अच्छा u कुछ ना कुछ इनिशियल होगा, ठीक है, बट ए आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, रिटार्डेशन कांस्टेंट, रिटार्डेशन होगा मतलब वेलोसिटी घटेगा। स्टिक कर्व में वेलोसिटी किससे पे चलता है? वेलोसिटी पे चलता है स्लोप से, तो स्लोप घटेगा। ठीक है, ठीक है, स्लोप घटाते हैं, तो स्लोप घटाने के साथ कुछ इनिशियल स्लोप कुछ भी लो, उसको घटाने है ना, देखो स्लोपली उसको घटाने लगे।
अब घटा कर एकदम सीधा कर भी सकते हो ऐसे, अगर सीधा कर दो मतलब कि फाइनली स्लोप जीरो, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। अगर नहीं घटाओगे ऐसे तो थोड़ा ग्राफ को थोड़ा देखने में अच्छा लगना चाहिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा एक डायग्रामेटिक वे में दिखा रहा हूँ ऐसे, ठीक है ठीक है। थोड़ा सा साइड में गड़बड़ हो गया, अभी बना देते हैं इसको, अभी ठीक करके दिखाता हूँ। चलो ठीक है, स्लोप क्या हो रहा है, ये भी थोड़ा अच्छा नहीं दिखा है, थोड़ा अच्छे से दिखाना है इसको। चलो हाँ ये चलेगा लगभग, ठीक है। स्लोप घट रहा है, स्लोप घटने से वेलोसिटी घट रहा है, और घटते घटते यहाँ पे स्लोप जीरो हो गया तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, मतलब तुम दिखा रहे हो वेलोसिटी जीरो, यहाँ कुछ बात नहीं किया, ऐसा बोला नहीं है कि फाइनल वेलोसिटी जीरो या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो बोल देगा तो फिर एकदम सीधा कर देंगे, और अगर जीरो नहीं बोलेगा तो क्या ऐसे ऐसे करके ऐसे ले जा करके ऐसे बीच में कहीं छोड़ देंगे, ऐसे कहीं छोड़ देंगे, उसको पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कंडीशन क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने जीरो तक ले गया, जीरो तक मैं कर देता हूँ, ठीक है, कि फाइनल वेलोसिटी जीरो ही है, ऐसा मान के कर रहा हूँ मैं। अच्छा वीटी ग्राफ कैसा होगा, तो वीटी ग्राफ क्या, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, तो चलो इनिशियल कुछ ना कुछ है, टाइम जीरो पे कुछ इनिशियल है यू, है यू, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, अच्छा। तो सोचो थोड़ा सा, ये थोड़ा रिटार्डेशन पहली बार देख रहे हैं, कंफ्यूजन आ जाएगा दिमाग के अंदर, वेलोसिटी घट रिटार्डेशन, अच्छा अच्छा। तो देखिए थे हम लोग, याद है कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ में स्लोप ऐसा था, मतलब कि अगर वीटी कर्व में स्लोप कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो अगर ये बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, घट रहा है तो रिटार्डेशन कांस्टेंट। तो अभी यहाँ पे क्या घट रहा है ना, यहाँ पे क्या बोला है, वेलोसिटी u है और रिटार्डेशन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी घटेगा तो ग्राफ ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे आएगा, सीधा क्यों आएगा, सीधा इसलिए आएगा स्लोप कांस्टेंट होगा इसका। तो इसका स्लोप कहाँ पे आएगा, देखो जैसे इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप x है, x से जो एंगल उसको स्लोप बोलते हैं थीटा, इसका भी x एंगल क्या होगा थीटा, और हर जगह क्या होगा थीटा, हर जगह क्या होगा थीटा, बस वही ना, इसका स्लोप भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो स्लोप इसका क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। तो देखो आप देख सकते हो वेलोसिटी घट रहा है, देखो वेलोसिटी नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, तुम देखो देखो इस पॉइंट पे, अल्लाह ये क्या हो गया, ये देखो ये हुआ। अब इसको तुम समझो अच्छे से पॉइंट के हिसाब से, पहले आप देख रहे हो 0 सेकंड पे कुछ वेलोसिटी था, फिर यहाँ पे देखो टाइम कुछ बढ़ा वेलोसिटी घट गया, टाइम और बड़ा वेलोसिटी और नीचे आ गया, टाइम और बड़ा वेलोसिटी पूरा नीचे जीरो आ गया, देखो। तो देखो इसका स्लोप क्या है कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे रिटार्डेशन है तो कौन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है, अगर आप दौड़ रहे हैं और उधर ही अगर फोर्स या एक्सेलरेशन आ जाए तो आपका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, और अगर आप दौड़ रहे हैं ऐसे करके एक्सेलरेशन आपके अपोजिट आ जाए तो घट जाएगा वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी बढ़ा देता है, डायरेक्शन घटा देता है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है। तो ये बढ़ा तो बढ़ने का अगर स्लोप कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और घटने का स्लोप कांस्टेंट तो रिटार्डेशन कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कांस्टेंट रिटार्डेशन, ये क्या हो गया कांस्टेंट रिटार्डेशन। क्लियर है, बात समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। चलिए इसको दिखा देते हैं हम, फाइनली अच्छे से दिखा देते हैं क्लियर करके, इसको आप देख लो ऐसे और फाइनली ऐसे। अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा तो जहां तक होगा, देखिए यहाँ देखिए इसके लिए ये वेलोसिटी इस पॉइंट का इतना, मतलब जीरो नहीं हो, नीचे नहीं उतरा, अगर जीरो हो जाएगा तो पूरा क्या नीचे आ जाएगा यहाँ तक, है ना। तो ये अभी मैंने जीरो दिखाया है इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जीरो करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा सर, इसमें अब सर इसको क्या करे सर, इसका क्या किया जाए, रिटार्डेशन कैसे बनाएंगे सर, यहाँ पे इसको ऊपर बना दे भाई, अगर ऊपर बढ़ाओगे तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा ना, तो ये तो पूरा केस उल्टा हो जाएगा। अब मुझे क्या करना होगा, इस चीज को रिटार्डेशन के टर्म में समझाना होगा, तो कैसे समझाऊंगा मैं, बहुत आसान तरीके में समझाऊंगा जैसे मैंने समझाया। अभी ध्यान दो, अच्छे से समझना बेटा आप लोग इसको, ये क्योंकि डायरेक्शनल कंसेप्ट नया है यहाँ पे। देखना अभी मैंने बताया, आप जब दौड़ रहे हो आपके मोशन के लॉन्ग आएगा एक्सेलरेशन, मतलब कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो क्या करेगा आपकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। लेकिन वही एक्सेलरेशन आपको अगर आपके विपरीत दिशा में आपके अपोजिट एक्शन आएगा, इफ द एक्सेलरेशन विल अप्लाइड इन द अपोजिट एक्शन, देयरफॉर वेलोसिटी विल डिक्रीज। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बेचारा एक्सेलरेशन के अगेंस्ट जा रहा है। तो अच्छा प्लस ए मतलब के, अगर प्लस ए मतलब कि वेलोसिटी के अलोंग, माइनस ए मतलब वेलोसिटी के अगेंस्ट। अच्छा तो अगर ऊपर का बात करेंगे तो ये एक्सेलरेशन होगा क्योंकि सब प्लस वैल्यू है, और नीचे यहाँ ये जीरो एक्सेलरेशन है, यहाँ पे नो एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया जीरो एक्सेलरेशन मतलब नो एक्सेलरेशन। लेकिन अगर अगर यहाँ का बात करेंगे तो ये माइनस एक्सेलरेशन, और माइनस एक्सेलरेशन मतलब होता है रिटार्डेशन, क्योंकि वो बॉडी के अपोजिट एक्ट करेगा। लेकिन रिटार्डेशन कांस्टेंट है ना, देखो इसका मैंने सभी केस में क्या बताया है कि जो रिटार्डेशन है क्या है वो कांस्टेंट है, रिटार्डेशन क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ध्यान दो, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसमें क्या है, इसमें रिटार्डेशन ए आर कांस्टेंट है,
और ये AR नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, वैल्यू होगा। तो मान लेते हैं डायरेक्शन का वैल्यू क्या है, AR है, कुछ ना कुछ लेकिन नेगेटिव लेंगे, तो कुछ नेगेटिव वैल्यू मान ले, चलिए यहाँ पे क्या है, ये AR है। AR नेगेटिव एक्सिस में क्यों लिए, कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो एक्सप्रेशन कहाँ होगा, वो नेगेटिव में होगा। जीरो नहीं, जीरो होगा तो फिर ना तो बढ़ेगा ना तो मतलब जीरो में तो नो एक्सप्रेशन नो डायरेक्शन, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, तो फिर ऐसा केस आ जाएगा, मतलब कि ये वाला केस। ठीक है, तो अब इसको दिखाएंगे रिटार्डेशन कांस्टेंट क्या है। रिटार्डेशन क्या हो गया, इसका रिटार्डेशन हो गया कांस्टेंट, इसका रिटार्डेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्लियर है, रिटार्डेशन कांस्टेंट है ना। तो ये देखो, ये नेगेटिव एक्सिस में मतलब क्या होता है रिटार्डेशन, और कांस्टेंट क्यों, कि लगातार एक हिसाब से घटा रहा है। तो देख रहे हो ना, एक कंडीशन और उसका एक ग्राफ, कंडीशन उसका VT ग्राफ, कंडीशन उसका AT ग्राफ। तो हर एक कंडीशन का ग्राफ और ग्राफ का ग्राफ, ग्राफ का ग्राफ, ग्राफ HT ग्राफ का VT ग्राफ, VT ग्राफ का AT ग्राफ, HT ग्राफ का VT ग्राफ, VT ग्राफ का AT ग्राफ। ऐसे करके आप एक दूसरे को क्या कर सकते हो, अच्छे से रिलेट कर सकते हो। बात समझ रहे हो ना, तो इस बात को समझो। अगर आपको ग्राफ पहचानना आता है, पहचानने के बाद कंडीशन देख के उसको ड्रॉ करना आता है, ड्रॉ करने के बाद ग्राफ देख करके ग्राफ ड्रॉ करना आता है, तो याद रखना फिर कोई आपको ग्राफ में रोक नहीं सकता है। हालांकि इस चीज को अगर मैं समझाऊंगा तो अभी इक्वेशन के हिसाब से भी मैं बता सकता हूं। इक्वेशन के हिसाब से कैसे समझाएंगे, इक्वेशन वाला बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए काफी है इतना, क्योंकि टाइम भी हो चुका है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास आज केमिस्ट्री का होगा। तो फटाफट जिन लोग का नहीं हुआ है उसको पहले इसको फटाफट नोट कर लो, और नोट करने के बाद जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो हमारे कांटेक्ट में रहे, क्योंकि लास्ट हम लोग क्लास चलेगा 14 मार्च तक। 14 मार्च के बाद जो हम लोग का क्लास वो बिल्कुल प्राइवेट सिस्टम में हो जाएगा। सब कुछ हमारे जो ऐप है उसके ऐप के थ्रू होगा। तो आप लोग रेडी रहो, और प्लीज मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा प्रमोशन करो। जो बच्चे हमारे पास क्लास करें उनको फील हो रहा होगा कि मैं क्या करा रहा हूँ, कि बाकी से क्या डिफरेंट है, क्यों हमारा कोर्स लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, और जब भी मैं क्लास करना स्टार्ट करूं या हमारी टीम की तरफ से कोई भी टीचर क्लास करे तो इस बात को शेयर करें कि हमारा क्लास लाइव चल रहा है। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अब एग्जाम का टाइम है, मन लगा के अच्छे से पढ़े, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछे, हमसे बात करें, डिस्कशन करें, और अगर कोई डिप्रेशन या कोई परेशानी या तकलीफ हो तो भी हमसे कंसल्ट करें। हम आपका एज अ टीचर हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, और जितना जितना हो सके जो सही एडवाइस हो सके आपको देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, अपना ख्याल रखें।